बताइए बीच में, आप बताइए बीच में, आप मत आइए बीच में। हेलो, आप मत आइए बीच में, आप मत आइए बीच में। बीच में बनता भैया, राम का हाँ राम से ही कर रहे हैं। आप मत आइए बीच में। मैं कौन मैं स्टेट विजिलेंस साला जूत मार दूंगा। हट जा पीछे को। इसका तो कैरियर खराब हो गया, अपना और खराब करेगा। तो अपने जिंदगी खराब कर लेगा। काली बत्ती दिए तू होगा कोई मैं कौन हूँ। फरीदाबाद हरियाणा के अंदर में एक लोकल किसान की भैंस चोरी हो जाती है। तो किसान साहब जो है, सब इंस्पेक्टर साहब जिनका नाम है महेंद्रपाल, उनके पास जाते हैं, बोलते हैं भाई साहब मेरी भैंस गायब हो गई है। तो सब इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं कि 10,000 रुपये लगेंगे और ढूंढ कर मैं दे दूंगा। वो बोलते हैं कि ठीक है, 6,000 रुपये तो मैं भी देता हूँ, 10,000 रुपये जब दूंगा जब मेरी भैंस मिल जाएगी। उनको ये बोलकर जो लोकल किसान है वो विजिलेंस टीम के पास में पहुंच जाते हैं कि ऐसे ऐसे सब इंस्पेक्टर साहब ने मेरे से जो पैसा मांगा और ऐसे ऐसे करप्शन कर रहे हैं। तो विजिलेंस टीम जैसे ही पहुंचती है सब इंस्पेक्टर साहब के पास में, तो उनको धर दबोचती है और फिर उसके बाद में वो क्या करते हैं, अपने आप को बचाने के लिए कि सबूत नहीं रहेगा तो फिर मुझे पकड़ नहीं पाएंगे, सारे के सारे पैसे जो है वो खाकर चबाकर निकलने की कोशिश करते हैं। और फिर ये हाथापाई पूरी वीडियो में आप लोगों के सामने है। सोचो, एक सब इंस्पेक्टर वो 10,000 रुपये के ऊपर और एक तरीके से वो भी किसान से पैसे मार रहा था, यहाँ पर पूरी दुनिया के सामने अपनी बेइज्जती करा के बैठ गया। तो ये होता है करप्शन का नतीजा। सोच लो, अब जिंदगी में इज्जत चाहिए या फिर करप्शन के द्वारा कमाए गए पैसे की वजह से दुनिया भर के सामने अपनी बेइज्जती करानी है। ये एक ऐसी चीज है जो कि पूरी उम्र के लिए अब कलंक लग चुका है इनके नाम के सामने। तो सोचो यार, अपनी 2 रोटी खाओ और जिंदगी को एंजॉय करो, अपनी मेहनत की कमाई खाकर शानदार तरीके की नींद लो, वो अच्छी जिंदगी है या फिर ये है? आप लोग खुद बताइए। इसके बारे में आप लोग की क्या राय है? इसके ऊपर 2 शब्द लिखने की कोशिश करो कि करप्शन को किस तरीके से देश के अंदर में टैकल करना चाहिए अगर इस लेवल पर कोई करप्शन होता है। तो एथिक्स के अंदर भी आप लोगों से केस स्टडी बन सकती है करप्शन के मुद्दे को लेकर। तो एक अच्छा उदाहरण है यहाँ पर कि इस तरीके से लोकल लेवल पर जो रोल प्ले किया जाता है। ओके, हाउस द जोश, हाउस द जोश। दोस्तों, सुबह सुबह अगर आप लोग टाइम पर आ गए हो तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि जोश तो हाई हो गई, कोई पूछने वाली बात नहीं है। तो हाउस द जोश हाई है ना। 15 दिसंबर है, ये तारीख आप लोगों को ये याद दिला रही है कि इस साल के कुछ और गिने चुने दिन आप लोगों के हाथ में रह गए हैं। तो शानदार तरीके से आप लोगों को उसको यूटिलाइज करना है। INA यानी कि इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस, जिसको बड़े ही प्यार से हम लोग बैलेंस डाइट बोलते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत सारे आर्टिकल में डिस्कस करने वाला हूँ और कुछ ऐसी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी आप लोगों के माइंड में आएगी। तो आप लोगों को पता चलेगा कि क्या सिचुएशन बनती है जब इंडिया और हम किसी देश को कंपेयर करते हैं, खासकर चाइना को और पाकिस्तान को कंपेयर करूंगा। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें भी आप लोगों को जानने को मिलेगी। बहुत कुछ जानेंगे इस लेक्चर के थ्रू। आप लोगों की पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट होगा कि आप लोग किस तरीके से जब लाइफ में प्रॉब्लम आती है उसको हैंडल करेंगे। तो बहुत सारी बातें भी आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो बड़ा ही प्यारा डिस्कशन रहने वाला है, एंड तक देखिएगा डिस्कशन, बहुत कुछ आप लोगों को जानने को मिलने वाला है इस डिस्कशन के थ्रू। इसका पूरा पर्पज ये रहता है कि आप लोग अपने दिन को शानदार तरीके से एंजॉय करने के लिए तैयार हो जाओ, ताकि एंड तक आते आते आप लोग की एनर्जी जो है वो डाउन न हो। तो इस तरीके से पूरे डिस्कशन को क्रिएट किया गया है। इसी के साथ में अगर ये लेक्चर आप लोग अच्छे से सुनोगे, पूरे सीरियस होगे बिल्कुल ऐसे, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका आंसर आप लोग अच्छे से दे पाओगे, जो मैं आप लोगों से पूछता हुआ चलूंगा। एक और बात, डिसिप्लिन टेस्ट जैसे कि मैं डेली आप लोगों का लेता हूं, तो उस डिसिप्लिन टेस्ट में आप लोगों का टेस्ट कैसा रहता है जरूर बताया करो। सबसे पहले तो कल कितने घंटे आप लोगों ने पढ़ाई की, ये आप लोगों को बताना है। दूसरा, आज का प्लान बना लिया है कि नहीं बना लिया है, ये आप लोगों को बताना है। जिस टाइम पर डिसाइड किया था मॉर्निंग में, क्या उसी टाइम पर आप लोग उठे हो? ये अगर सारी बातें आप लोग सही तरीके से फॉलो कर रहे हो तो एक एक नंबर आप लोगों को इनको देते हुए चलना है। और जैसे कि सर्दियां हैं, आप लोगों को मॉर्निंग में अगर उठने के बाद में थोड़ा सा गुनगुना पानी पीने की अगर आप लोग आदत डाल लो तो ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद आप लोगों के लिए रहता है। तो ये काम आप लोग जरूर करिए कि मॉर्निंग में हल्का सा गुनगुना पानी जरूर पीजिए। इसी के साथ में ये वीडियो जिस टाइम पर आ रही है मॉर्निंग में, क्या उसी टाइम पर आप लोग देख रहे हो? तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखनी है। तो ये अगर आप लोग डिसिप्लिन के वे में कर रहे हो तो यकीन मानो आप लोग नेक्स्ट लेवल पर अपने आप को रखे हुए पाओगे। सबसे बड़ी बात क्या है, जैसे आज के SLV कमांडो है, इनका नाम है सुप्रिया।
तो यहाँ पर सुप्रिया के बारे में अगर आप लोग देखोगे, कई सारे बच्चे हैं जिनके नाम भी मैंने कई बार आप लोगों के सामने भी लिए हैं, खासकर उनके आंसर में लगाता हूँ। एक उनका पैटर्न आप लोग देखने की कोशिश करो, वो अपने दिन का रिकॉर्ड रखे हुए हैं कि किस टाइम पर क्या कर रहे हैं। मैं गारंटी लिख कर दे सकता हूँ स्टाम्प पेपर पे, अगर आप लोग अपने दिन का रिकॉर्ड रखना स्टार्ट कर दोगे तो जो कई सारे जो घंटे हैं जो आप लोगों के बर्बाद हो जाते हैं, अब उनके होते हैं मैक्सिमम जो अपने दिन का रिकॉर्ड नहीं करते हैं। और जो रिकॉर्ड करते हैं, ऐसा नहीं कि उनके बर्बाद नहीं होते हैं, होते उनके भी हैं, पर उनको पता रहता है कि हाँ यहाँ पर ये टाइम बर्बाद हुआ है और इसको यूटिलाइज किया जाएगा आने वाले टाइम में, उसके लिए वो यूटिलाइज करने का तरीका ढूंढ लेते हैं। पर जिसको ये पता ही नहीं है कि कहाँ चला गया दिन, भाई साहब वो तो नेक्स्ट लेवल का खिलाड़ी बन चुका है, वो तो एक तरीके से मोस्ट अनडिसिप्लिन पर्सन बन चुका है। तो वो अगर सोच रहा है कि मैं कोई एग्जाम क्लियर करूंगा, तो यकीन मानो थोड़ी सी कड़वी लगती है, पर लेकिन वो अपने आप को धोखा दे रहा है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो इसी तरीके से बोला जा रहा है कि मंजिल पर पहुंचने के लिए कांटों से घबराना नहीं चाहिए। इंटरेस्टिंग लाइन है नेक्स्ट वाली, कांटे ही ऐसा आप लोगों को एहसास दिलाते हैं, ठीक है, कांटे ही वो साधन है जो आप लोगों की रफ्तार बढ़ाते हैं। जिंदगी में दिक्कत आ गई, आप लोगों को लग रहा है यार ये सारी दिक्कतें मेरे साथ ही क्यों आ रही है, वही दिक्कतें तो आ रही है जब आप लोगों की आंखें खुल रही हैं। अगर दिक्कतें नहीं आ रही तो आप लोग मजे में चल रही है जिंदगी, आप लोग देख ही नहीं रहे हो कि सही जगह जा रही है गड्डी या फिर सही जगह नहीं जा रही है। पर जैसे ही दिक्कत आ गई, आप लोगों को लगा जैसे कि वेट बढ़े जा रहा है, स्टार्टिंग में ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, स्टार्टिंग में चल रहा है कोई बात नहीं है, बढ़कर वेट जो है वो भाई साहब 90 किलो से ऊपर हो गया, ठीक है, वो पहुंच गया 100 किलो के करीब, तब याद आ रहा है यार ये तो वेट बढ़ गया। अगर वो प्रॉब्लम आप लोगों के सामने न आती तो आप लोगों को ध्यान ही नहीं जाता कि वेट बढ़ भी रहा है क्या। बहुत सारे बच्चे आज की डेट में ऐसे हैं जो अपना एक पुराने टाइम पर अच्छे डिसिप्लिन में हुआ करते थे, पर लेकिन आज की डेट में डिसिप्लिन में है ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने ऊपर ध्यान ही नहीं है, दुनिया पर ध्यान है, दुनिया क्या कर रही है, तो कहाँ से डिसिप्लिन आएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को डिसिप्लिन में अपने आप को लाना पड़ेगा। जब डिसिप्लिन में आ जाएगा ना, फिर देखना जिंदगी जीने में मजा आएगा। उस टाइम पर ना, चाहे बीमार हो, चाहे तबीयत खराब हो, चाहे अच्छी हो, भाई साहब काम करने में मजा आएगा, ठीक है। उस टाइम पर बहाने नहीं आएंगे आप लोगों के सामने, काम आएगा कि नहीं यार अपना काम निपटाते हैं। सबसे ज़्यादा जरूरी जो मुझे सबसे ज़्यादा लगता है, अपने लिए कमिटमेंट करो अपने साथ में, और उस कमिटमेंट को फॉलो करो। यानी कि अपने लिए कमिटेड रहो इस दुनिया में कि हाँ मैंने डिसाइड किया है तो मुझे ये काम करना है, और ज़िंदगी आपकी है भाई साहब। आज सुधार लो, कल सुधार लो, परसों सुधार लो, सुधारनी आपको ही है। गड्ढे में अगर डलती चली जाएगी ना तो डलती ही चली जाएगी, कोई खींचेगा नहीं उसको आगे, खींचनी आपको ही पड़ेगी, उसमें से बाहर निकालनी आपको ही पड़ेगी, और जितनी गड्ढे में जाएगी उतना ही ज़्यादा दिक्कत होगी उसको बाहर निकालने में। तो इसीलिए कहता हूँ अभी से ही सुधर जाओ। नया साल आने वाला है, अपने दिन को अच्छे से यूटिलाइज करना स्टार्ट करो, चीज़ों को ढंग से करना स्टार्ट करो, तो ज़िंदगी भी अच्छी जाएगी, और उन्हें कहते हैं कि काम करने में मजा आएगा और रिजल्ट भी शानदार आएगा। तो इसलिए अच्छे से काम करो, ठीक है। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, भारत रत्न अवॉर्डी हैं, भारत रत्न मिल चुका है, इनका नाम आप लोग बताना है। इनके नाम पर एक मूवमेंट था जिसको हम लोग जेपी मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं, और उसका दूसरा नाम भी है एक, जो कि एग्जाम में पूछा गया तो बच्चे कह रहे सर ये कहाँ से आ गया, पढ़ाई नहीं था। उसको टोटल रिवॉल्यूशन मूवमेंट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यानी कि या तो जेपी मूवमेंट लिखाओ या फिर टोटल रिवॉल्यूशन। हम देखो कितना शानदार बन गया, ठीक है, इधर से गया ऐसे टेढ़ा होके तो टोटल रिवॉल्यूशन मूवमेंट के नाम से भी आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये मैंने जानबूझ के किया है यहाँ पर। रीज़न ये था कि ताकि आप लोग यहाँ पर इसको याद रख सको कि टोटल रिवॉल्यूशन मूवमेंट करके कुछ लिखा गया था, अब जेपी मूवमेंट ही है ये, इसको याद रखना, ठीक है, भूल मत जाना। तो इन पर्सनैलिटी का नाम आप लोग को बताना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले एक छोटी सी बात। यहाँ पर कई सारे जो एक तरीके से बच्चे जो हैं एक बात बोल रहे हैं कि सर आजकल जो है कई सारी चीज़ ऐसी चल रही हैं जिनके बारे में आप लोग बात नहीं करते हैं। एक बच्चे के द्वारा तो बोला भी गया था 2 दिन पहले, सर आपने कांग्रेस से चिढ़ने लगे हो, ऐसा लग रहा है कांग्रेस की बात ही नहीं करते। ठीक है, बातें कर लेते हैं। यहाँ पर अभी एक पर्टिकुलर यात्रा चल रही है जिसको बोलते हैं भारत जोड़ो यात्रा। तो भारत जोड़ो यात्रा कल जो है वो ट्रेंड करने लगी ट्विटर पर, और ट्रेंड करते करते ये नंबर 1 पर आ गई जब रघुराम राजन जी जो हैं वो राहुल गांधी जी के साथ में मिलकर आगे बढ़ने लगे। तो उस टाइम पर ये नंबर 1 पर आ गई। रघुराम राजन आप लोग सभी जानते हैं, फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर। उस टाइम पर आरबीआई की बागडोर इन्होंने संभाली थी जब दिख रहा था कि आरबीआई जो है वो सही डायरेक्शन में नहीं चला पाएगा चीज़ों को, और इकोनॉमी की जो खस्ता हालत हो रही थी। पर उस टाइम पर भी इन्होंने बहुत ही कैलकुलेटेड डिसीजन लिए और शानदार तरीके से चीज़ों को हैंडल किया। तो इनका जुड़ना राजस्थान में राहुल गांधी जी के साथ में, तो ये काफ़ी बड़ा एक तरीके से जो कई सारे आर्टिकल आए, इवन हिंदू ने ये सारे आर्टिकल जो है हिंदू के द्वारा छापे गए हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं।
तो ये एक ऐसा मूवमेंट चल रहा है जिसको लेकर राहुल गांधी साहब चल रहे हैं, और पहली बार इंडियन कांग्रेस की हिस्ट्री में एक चेंज देखने को मिला जो कि अप्रिशिएट करने लायक है कि नॉन कांग्रेस कोई पर्सन, जो कि एक तरीके से कांग्रेस यानी कि परिवारवाद से उठकर कोई बाहर का इंसान, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो है वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ी बात है, अपने आप में एक तरीके से अप्रिशिएट करने वाली बात आप लोग इसको बोल सकते हैं। और इससे कहीं ना कहीं ये दिखता है कि एक दूसरे इंसान को अगर इस तरीके से बागडोर दी जा रही है तो भले ही कोई हो, पर लेकिन एक अच्छी बात है कि हाँ औरों को भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। कांग्रेस एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी हिस्ट्री आप लोग उठाकर देखोगे तो वो अपने देश की जो इंडिपेंडेंस है उसमें काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया है। आज की डेट में तो अलग अलग पार्टी हो गई है, पर लेकिन उस टाइम पर ये एक मूल पार्टी थी। ऐसा नहीं कि दूसरी पार्टी नहीं थी, पर ये एक मूल मेन पार्टी थी यहाँ पर। ठीक है, मैं क्वेश्चन यहाँ पर पूछूंगा एक आप लोगों से, उसके 4 सेशन है स्टार्टिंग के कांग्रेस के। 4 सेशन की जगह आप लोगों को बतानी है और चारों सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे। आप लोगों को देखने को मिलेगा प्रेसिडेंट जो थे वो अलग अलग रिलीजन से थे। ठीक है, तो वहाँ पर इतनी डाइवर्सिटी हुआ करती थी, तो अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। रघुराम राजन साहब के बारे में आप लोग एक बात याद रखिएगा, काफ़ी शानदार ये इकोनॉमिस्ट हैं और इनके आर्टिकल लेख वगैरह जो आते हैं वो नेक्स्ट लेवल के आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात, एक जो यूपीएससी के द्वारा पूछी गई थी, एक प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन बन गया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी कंट्री में जब इसका कोई गवर्नर बनता है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो भारत का नागरिक हो। क्यों? क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर। याद रखिएगा, संविधान से उसका नाता नहीं है, उस पर कोई पर्सन ऐसा भी बैठ सकता है जो कि भारत का नागरिक नहीं है। इनका एजुकेशन बैकग्राउंड देखोगे ना आप लोग, वो देखकर आप लोग दांते तले उंगली दबा लोगे। आईआईटी दिल्ली से इनके द्वारा बीटेक की गई, आईआईएम अहमदाबाद तो एमबीए यहाँ से की गई आप लोगों ने, और इसी के द्वारा इनके द्वारा पीएचडी की गई एमआईटी से। ठीक है, तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए। तो एक तरीके से ये आज की डेट में तीनों की तीनों जो मतलब डिग्री है ना, ये अपने अपने लेवल में सबसे हाईएस्ट डिग्री है। आईआईटी से कोई पढ़ ले, लोग कहते हैं वाह क्या जगह से गया, हाईएस्ट लेवल का। एमबीए वो भी अहमदाबाद से, आईआईएम अहमदाबाद, जो कि अपने आप में ही नाम जाना जाता है। और नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा पीएचडी। ठीक है, तो ये कहाँ से, ये एमआईटी से, जो कि वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है। तो एक काफ़ी एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं ज्ञानवान पुरुष आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये चीज़ें ट्रेंड करने लगी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोग याद रखते हैं इनके बारे में। और ये जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। ठीक है, अगर बात की जाए, कल पार्लियामेंट में काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ इसको लेकर, और इसके बारे में कई सारे आर्टिकल भी छपे गए अलग अलग न्यूज़पेपर में कि जो चाइना है उन्होंने क्या किया, एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो स्टेटस है उसको चेंज करने की कोशिश की गई। ये बातें यहाँ पर कई जगह निकल कर आई, तो ये बातें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रही हैं। इसी तरीके के आर्टिकल आप लोगों को इंडियन एक्सप्रेस में भी देखने को मिले कि अभी जो तवांग एरिया है वहाँ पर हमारी कंट्री जो है वो आमने सामने आ गई। इस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर में मैंने एक वीडियो शेयर की थी जो कि आप लोगों को टेलीग्राम पर आप लोगों ने देखी होगी। ये वीडियो है, इसको जाकर आप लोग देखिएगा। हालांकि ये वीडियो जो है ये अभी की नहीं है, कई सारे जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं सर ये फेक वीडियो है, फेक नहीं है ये। ठीक है, इंसिडेंट थोड़ा पुराना है पर मजे लेने के लिए शेयर किया गया, तो ऐसा नहीं कि फेक वीडियो है, पर हाँ ये सच्ची वीडियो है पर अभी की नहीं है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से ने एक तरीके से उन्हें कहते हैं जूते लात मारी गई है चाइनीज़ को और उनको भगाया गया है, मतलब देख कर आप लोगों के दिल को तसल्ली मिलेगी, इसलिए शेयर की थी। ठीक है, अभी की फिलहाल कोई वीडियो कोई फुटेज जो है वो सामने नहीं आई है, वो अलग बात है, पर लेकिन हाँ ये तसल्ली देने के लिए कि आप लोगों को अच्छा फील होगा कि हाँ क्या शानदार परफॉर्मेंस हमारी आर्मी ने दी है, अभी भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। ठीक है, नहीं कई बार अंदाजा लगा लेते हैं। ये एक ऐसा आर्टिकल है जो कि आप लोगों के लिए कई तरीके से इंपॉर्टेंट हो सकता है। जीएस पेपर 1 के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी इस पर्टिकुलर एरिया से आप लोगों से क्वेश्चन बन चुके हैं जियोग्राफिकल लोकेशन से। जब चाइना के साथ में हमारी झड़प हुई थी, खासकर जो जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में क्वेश्चन बना था। जीएस पेपर 2 के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन का पोर्शन बन जाता है, दो कंट्री के बीच में झड़प देखने को मिल रही है। और जीएस पेपर 3 के लिए ये हमारी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग इसको काउंट करके चलते हैं। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए बन जाता है। वैसे अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिस्ट्री में लेकर चलूँ तो आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे। आप लोगों को पता है कि हमारा देश जो है वो 1947 में आज़ाद होता है और हम लोग 15 अगस्त 1947 में सबको बता देते हैं दुनिया को कि भाई साहब हम लोग आज़ाद हो चुके हैं। ये आप लोगों ने पता है आप लोगों को। चाइना पता है आप लोगों को कब आज़ाद हुआ था? 1 अक्टूबर 1949 में आज़ाद हुआ था, यानी कि हमसे लगभग 2 साल बाद में चाइना आज़ाद हुआ और हम लोग 2 साल पहले जो है चाइना से आज़ाद हो गए थे।
पर लेकिन अगर आप लोग चाइना का पैटर्न देखोगे और हमारा पैटर्न देखोगे, हम लोग चाइना से आज की डेट में अगर काउंट करें काफ़ी पीछे हैं एज़ कम्पेयर टू अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात करें या फिर कई सारे और भी एरिया है, साइंस एंड टेक, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और भी बहुत सारी चीज़ें जो डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर, वो बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, आखिर हम लोग पीछे क्यों रह गए? देखिए, जब तुम्हारे घर में ही झड़प होने लगे ना, जब तुम्हारे घर वाला ही इंसान आप लोगों को पीछे खींचने लगे, तो फिर दिक्कतें सॉरी यार इसको थोड़ा सा पचा लेना, ठीक है। जब आप लोग के घर वाले ही आप लोग की टांग खींचने लगे तो फिर दिक्कतें होनी स्टार्ट हो जाती है। तो हमारे साथ में कुछ ऐसा हुआ, जैसे ही देश आज़ाद हुआ 1947 में पाकिस्तान के साथ में लड़ाई हो गई। उसके बाद में थोड़ा सा आगे चले, आप लोगों को पता है फिर 1962 में चाइना के साथ में लड़ाई हो गई। उसके बाद में फिर थोड़ा सा आगे चले, जब यहाँ पर चाइना ने हमको हरा दिया, पाकिस्तान को जोश आ गया, पाकिस्तान को लगा कि उसने हरा दिया, तुम भी हरा लो। 1965 में पाकिस्तान को धोया फिर हम लोगों ने। फिर आप लोगों को पता ही है 1971 में बांग्लादेश वाली जो पैटर्न चला, उसमें हम लोगों ने पाकिस्तान को बुरी तरीके से सुधारा कि सुधर जा। तो इसी के साथ में फिर आगे चले तो 1999 में कारगिल वॉर देखने को मिलेगी। एक ऐसा देश जो कि 200 साल तक गुलाम रहा है और कुछ ही दशकों के अंदर में इतनी सारी लड़ाइयाँ जो है उसको लड़नी पड़ गई। आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी किसी देश के साथ में किसी देश की लड़ाई होती है तो वो देश जो है 5 से 10 साल पीछे जो है चला जाता है उस पर्टिकुलर पैटर्न से। रसिया और यूक्रेन की जो लड़ाई आप लोगों को देखने को मिली, उसकी वजह से दोनों देशों के ऊपर इतना नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा जिसकी कुछ हद नहीं है। दोनों देश जो है प्रेजेंट टाइम में जो कंट्री है उसमें अगर कंपेयर देखोगे बहुत पीछे चले जाएंगे। रिकवर करके एक पैटर्न में आने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। चाइना की खुशकिस्मती रही, खुशकिस्मती कह लो या फिर चालाकी कह लो, कि चाइना ने बड़े ही शांति के तरीके से अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करी और जब से ये आज़ाद हुआ उसने अपने देश की जो खासकर जो फोकस देना स्टार्ट करा, सबसे पहले इसने अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की। इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसने बहुत सारे काम किए, जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करना स्टार्ट किया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे काम करना स्टार्ट किया, वहाँ से स्किल डेवलपमेंट पे काम करना स्टार्ट किया। और आप लोगों को पता है कि मैक्सिमम पॉलिसी फॉर्मेशन गवर्नमेंट करती है, तो उनके हाथ में पावर भी थी काफ़ी अच्छी, वो इस चीज़ को आगे लेकर आराम से चल पा रहे थे। तो चाइना का जो पैटर्न है उसको एक शांत रहकर अपनी चीज़ों पर फोकस करने का टाइम मिल गया। इसीलिए कहते हैं ज़िंदगी में जब आप लोगों को कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, वो सबसे बेस्ट टाइम है आप लोगों की प्रोग्रेस का। उसको अकेलापन मत बोलो कि ज़िंदगी में यार अकेले रह गए, नहीं, ये सोचो कि ऊपर वाले ने बड़ा बेहतरीन टाइम दिया आप लोगों को कि यहाँ से आप लोग अपनी ज़िंदगी बना सकते हैं, जैसे चाइना बना के ले गया। वही चाइना जो इंडिया से 2 साल बाद आज़ाद हुआ, इंडिया के साथ में कंपेयर किया जाता था, आज उसके लिए साजिश करनी पड़ रही है एक दुनिया के सबसे ताकतवर देश को, यूएसए को, उसको पीछे छोड़ने के लिए। तो यहाँ से आप लोग बोल सकते हैं कितना शानदार तरीके का उसका डेवलपमेंट निकल कर आया। आप लोग की जब भी किसी की पैर खींचनी हो ना, उसको किसी के साथ में लड़ा दो, ठीक है, वो किसी के साथ में लड़ेगा और जो आप लोग जो है उससे आगे निकल जाओगे। ये स्ट्रेटजी फॉलो की जाती है इंटरनेशनल लेवल पर, अगर आप लोग इसको देखोगे, किसी देश को पीछे छोड़ने के लिए। हमारे साथ में एक ऐसा टंडेरा जुड़ा हुआ है, यह है पाकिस्तान का। पाकिस्तान हमारे साथ में ऐसे चिपका दिया गया है कि ताकि जब भी हम लोग प्रोग्रेस करने लगे तो पाकिस्तान को इंडिया के साथ में जो है लड़ा दो और फिर जो है इंडिया के साथ में लगा रहेगा और पीछे छूट जाएगा। अक्सर आप लोगों को ये पैटर्न देखने को मिलेगा और ये बहुत सारे लोग जो हैं आप लोगों की पर्सनल लाइफ में भी करते हुए नजर आएंगे, आप लोगों के साथ में इस तरीके से खेलते हुए नजर आएंगे। तो आप लोगों को समझना है क्या इसके साथ में लड़ना वर्थ इट है। अगर लड़ना ही है, मरना ही है, तो ऐसे के साथ में लड़के मरो ना कि लोग कहें तो हाँ मरा भी है तो किसके साथ में आके मरा। यानी कि अगर आप लोग जो है एक ऐसे इंसान के साथ में लड़े कि जो बहुत ही ताकतवर इंसान है, तो अगर जीतो तो आप लोग ही को तो कहेंगे भाई साहब वाह शेर को हरा दिया, और हार गए तो कोई नहीं यार वो ताकतवर था इसलिए हार गया। तो दोनों पलड़े आपके भारी, यानी कि दोनों हाथों में आपके लड्डू। तो यही पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। पर पाकिस्तान के साथ में लड़ गए तो दोनों तरीके से बेइज्जती आप लोगों को देखने को मिलेगी। पर लेकिन हमारा दुर्भाग्य क्या है, अगर आप लोग डेट देखोगे, हमारा दुर्भाग्य है कि हम पाकिस्तान के साथ में लड़ रहे हैं 1962 को अगर छोड़ दे तो इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव पैटर्न हमारा देखने को मिला। और चाइना ये चीज़ समझ गया, इसीलिए उसने पाकिस्तान के कंधे पर हाथ भी रख दिया आकर। अब जब भी जरूरत पड़ती है तो कोई ना कोई हरकतें आप लोगों को बीच बीच में देखने को मिलती रहती है। अभी ये तो हो गई कुछ हिस्ट्री जिसकी वजह से हम लोग पीछे हैं। इसीलिए आप लोग कई बार पूछते हो ना कि सर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम लोग इतने पीछे क्यों हैं। या रिसर्च एंड डेवलपमेंट में देने के लिए पैसा चाहिए
और ऐसा देश जो कि उस टाइम पर इतने फेमीन आए, इतनी सारी भुखमरी आई, इतने सारे लोगों की जान चले गई, हम लोग अपना पेट पाल ले, वही बहुत बड़ी बात है। पता है ना, जय जवान जय किसान का नारा दिया गया, भूखा मर रहा था यार उस टाइम पर देश। खुद हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जो है वो कह रहे हैं कि एक टाइम भूखा रह लो। ये बिल्कुल ऐसे ऐसे अभी पाकिस्तान में बातें नहीं चल रही हैं, वो कह रहे हैं 2 टाइम चाय पीते हो, 1 टाइम चाय पी लिया करो तो बहुत सारी इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। तो ऐसी खस्ता हालत पाकिस्तान की आज की डेट में है। पर लेकिन अगर पाकिस्तान को भी आप लोग देखोगे, एक टाइम पर उसकी अच्छी खासी इकोनॉमी चल रही थी, पर लेकिन उसने दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहकर अपनी खस्ता हालत बना ली। तो आप लोग समझ सकते हैं। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करने का मतलब है कि जब तुम्हारा दिमाग शांत हो, कोई तुम्हारे साथ में नोटंकी न करो, तब आप लोग उसके ऊपर फोकस करो। तो इसीलिए कई सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एरिया पर हम लोग फोकस कर ही नहीं पाए। तो ये तो पूरा पैटर्न समझ में आ गया आप लोगों को। अभी जो मुद्दा चल रहा है यहाँ पर, अब इसके ऊपर आते हैं। कई जगह पार्लियामेंट में भी और बहुत सारी इंटरनेशनल मीडिया के द्वारा ये टॉपिक काफ़ी अच्छे से कवर किया गया। इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है मैं आप लोगों को बताता हूं। अभी रिसेंटली ये मिर्च चाइना को क्यों लगी कि चाइना यहां पर इतनी बदतमीजी करने के लिए उमादा हो गया। ऑपरेशन युद्ध अभ्यास यहां पर चलाया गया इंडिया और यूएसए की ज्वाइंट मिलिट्री के द्वारा उत्तराखंड में। तो जैसे ही उत्तराखंड जो कि चाइना के साथ में बॉर्डर जो है वो टच करता है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो चाइना को मिर्ची लग गई कि हम लोगों ने एग्रीमेंट किया था 1993 में और 1996 में कि हम लोग अपने बॉर्डर के आसपास में इस तरीके से किसी को आने घुसने नहीं देंगे और कोई ऐसा युद्ध अभ्यास नहीं करेंगे, तुमने उसका वायलेशन करा है। तो चाइना कहीं ना कहीं ये बात को ध्यान में रखते हुए बार बार ऐसी झड़प दिखा रहा है और इसीलिए चाइना जो है वो कहां पर आकर लड़ रहा है, आप लोग यहां पर देख सकते हैं। ये एग्जैक्ट रीजन है तवांग वाला। तवांग जो एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि जंक्शन पर है, ये भूटान हो गया, ऊपर तिब्बत आप लोगों को देखने को मिलेगा और यहां पर ये अपनी कंट्री है, ठीक है। ये जंक्शन है यहाँ पर, ये याद रखिएगा। एक मैप बेस्ड क्वेश्चन बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। यहाँ पर जो तिब्बत है ना ऊपर, अगर आप लोग इसको ध्यान से देखोगे, आज की डेट में चाइना का हमारे साथ में कोई एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं है। ये पर्टिकुलर एरिया आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो कि अलग अलग पोर्शन में डिवाइड है। ये एलएसी अगर आप लोग बोले तो 3 जगह आप लोगों को डिवाइड देखने को मिलेगा। इसको वेस्टर्न बोलते हैं पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर ये आता है सेंट्रल सेक्टर, तीसरे नंबर पर आता है ईस्टर्न सेक्टर। इसमें जो वेस्टर्न सेक्टर है वो एक्साई चेन वाला पोर्शन ये ऑलरेडी हथियाए बैठा है चाइना। तो लगभग 1570 किलोमीटर वाला एरिया तो हमारा नॉर्थ में इस साइड में देखने को मिलेगा। कुछ पोर्शन आप लोगों को सेंट्रल ये 545 किलोमीटर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा और बचा कुचा जो रीजन है वो आप लोगों को यहाँ पर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में 1325 किलोमीटर लंबा अगर भूटान को निकाल दे तो ये एरिया आप लोगों को नजर आएगा जहाँ चाइना हमारे साथ में लड़ता रहता है। चाइना की एक बदतमीजी है, वो पता है क्या करता है, वो ऐसे करता है कि जैसे कि अभी क्या करता है नॉर्मली, जैसे यहाँ पर अगर बात करें किसी कंट्री के अंदर घुसाएगा लगभग मान लीजिए 2 किलोमीटर, ठीक है, फिर वो कंट्री उसको साथ में लड़ेगी, पीछे हटाने की कोशिश करेगी तो 1 किलोमीटर पीछे हट जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है। उदाहरण जो देने जा रहा हूँ उसको थोड़ा सा गलत तरीके से मत लेना। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट को क्या करना होता है, डीजल या फिर पेट्रोल के प्राइस बढ़ाने होते हैं। अभी फिलहाल पेट्रोल के प्राइस मान लीजिए 95 चल रहे हैं। गवर्नमेंट क्या करेगी, उसने टोटल बढ़ा दिए 15 रुपये, सीधे सीधे 15 रुपये बढ़ा दिए, कितने हो गए सीधे सीधे 110 रुपये जो लीटर हो गया आप लोगों का पेट्रोल। सब चिल्लाने लगे 15 रुपये बढ़ा दिए, 100 से ऊपर चला गया फलाना ढिमकाना। सरकार क्या करेगी, इसको यहाँ पर 10 रुपये घटा देगी और इसको 100 पे लेके आ जाएगी। सब खुश हो जाएंगे कि हाँ क्या किया, 10 रुपये घटा दिया। ये याद रखेंगे 15 रुपये बढ़ाया था। इन रियलिटी सरकार को क्या करना था, 5 रुपये बढ़ाने थे, पर 5 रुपये बढ़ाकर 100 करते तो सब चिल्लाने लगते। उसने क्या किया, उसने पहले 15 रुपये बढ़ा दिए, फिर 10 रुपये कम कर दिए। तो ये तरीका खेला जाता है चाइना के द्वारा। चाइना क्या करता है, 2 कदम आगे आएगा और फिर जब सामने वाला चिल्लाएगा तो 1 कदम पीछे हट जाएगा। इनडायरेक्ट वे में देखा जाए 1 कदम तो फिर भी वो आगे आ गया है। ऐसे कर करके वो हमारे साथ में नहीं, वो दुनिया के साथ में ये गेम खेलता है। साउथ चाइना सी में अगर जाकर आप लोग झांकोगे तो उसने यही पैटर्न बनाकर यहाँ पर ये एक ऐसा माहौल बना रखा है कि किसी को भी यहाँ पर इसके साथ में इसके अंदर घुसने नहीं देता है। सबके साथ में इसकी लड़ाई है, चाहे फिलीपीन को ले लो, ब्रुनेई को ले लो, मलेशिया को ले लो, आप लोग यहाँ पर वियतनाम को ले लो। ये कहता है कि साउथ चाइना सी का मतलब है ये मेरा एरिया। इंडिया भी कहता है इंडियन ओशन का मतलब है ये हमारा एरिया। भाई साहब आ मत जाना वरना पैर काट कर गले में डाल देंगे, ठीक है। और हमारे ओशन में घुसने की कोशिश करता है। इवन ऑर्गेनाइजेशन ऐसी बना रहा है कि जिन ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया को पार्ट बनाया नहीं जा रहा है, तो ऐसी ऐसी भी हरकतें कर रहा है। मतलब तुम्हारा वो डायलॉग नहीं है कि मेरा कुत्ता तुम्हारा कुत्ता टोमी। तो ये हरकतें चाइना की आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो अभी फिलहाल कंडीशन क्या है, ये चिढ़ता भी कई सारे रीजन की वजह से। एक एक रीजन में आप लोगों को बता दूं। फिलहाल के टाइम पर जो एक सबसे बड़ा रीजन जो इसकी नाक में दम है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर क्वाड ग्रुप।
क्वाड ग्रुप में चाइना जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा एक तरीके से चिढ़ता हुआ नजर आता है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए आप लोगों को देखने को मिल रही है और इंडिया। तो 4 कंट्री हैं यहाँ पर ये। तो चारों की चारों कंट्री ये क्वाड इसीलिए बनाया गया ताकि चाइना को टैकल किया जा सके। ये खुलकर कोई नहीं बोलता है कि चाइना को टैकल करने के लिए बनाया गया, पर पता है कि चाइना को टैकल करने के लिए बनाया गया। बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से चाइना चिढ़ता है। दूसरा, दलाई लामा साहब जो है ना, अभी आप लोगों को अगर दलाई लामा जी के बारे में बात करें, उनकी एज जो है वो काफ़ी ज़्यादा डामाडोल चल रही है। तो ये चाहता है चाइना कि जो त्वांग के अंदर में आप लोगों को एक यहाँ पर मोनेस्ट्री देखने को मिलेगी, ठीक है। तो चाइना ये चाह रहा है कि आज की डेट में यहाँ पर जो नेक्स्ट दलाई लामा बने वो चाइना की साइड से जो है प्रेजेंट किए जाएं, और इसकी वजह से यहाँ पर जो तिब्बत वाले एरिया में चाइना की इंगेजमेंट अच्छी बनेगी, और यहाँ पर जो ये पर्टिकुलर त्वांग जो आप लोगों को यहाँ पर मोनेस्ट्री देखने को मिलती है, तो चाइना ये बोलता है कि ये ऑलरेडी तिब्बत का पार्ट था अरुणाचल प्रदेश। तो इसीलिए वो अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर बदतमीजी क्या करता है, स्टेपल वीज़ा देता है यहाँ के लोगों को। मतलब ये बोलता है कि हमारे लोगों को कि तुम चाइना में आ जाओ, तिब्बत के अंदर आ जाओ, तुमको वीज़ा लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम अपने ही देश में आ रहे हो। इतनी बदतमीजी चाइना करता है अपने आप से, समझ रहे आप लोग। दूसरों के घर में आके ऐसी ऐसी हरकतें करता है, एरिया के नाम चेंज कर देगा, कह रहा है ये तो मेरा ही एरिया है। अच्छा तेरा ही एरिया है तो ठीक है, आजा तो अंदर आजा, बताता है तुझे किसका एरिया है। तो ये ऐसी ऐसी बदतमीजी यहाँ पर काटता हुआ नजर आता है, और बार बार ये अंदर घुस के आता है। आप लोगों ने देखा कई बार कि यहाँ पर नाम चेंज कर दिए। इसकी बदतमीजी की पराकाष्ठा मैं आप लोगों को बताऊँ, कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ आया, नारियल पानी पी के गया बाकायदा शानदार तरीके से, और मोदी जी ने पैसे भी नहीं लिए इससे नारियल पानी के, ठीक है, वरना इसको तो फ्री में कुछ भी मत दो। और ये भाई साहब जाते ही आप लोगों को देखने को मिलेगा अलग अलग रीजन में हमारी कंट्री के खिलाफ जो है झड़पें होनी स्टार्ट हो जाती हैं। अगर बात करें, ये इंसान कभी हमारे साथ में ढंग से खड़ा होता ही नहीं है। मसूद अजहर वाला मुद्दा ले लो यार, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में ये टांग अड़ाई हुए है, ठीक है। ट्रेड गैप हमारा बहुत देखने को मिलता है, कहता है लड़ते रहो भले ही बॉर्डर पर ट्रेड करते रहो। जयशंकर साहब कह रहे हैं कि ये बदतमीजी ना अब नहीं सहेंगे तेरी हम, ठीक है, अब बताते तुझे हम कौन है, ठीक है। पाकिस्तान को सपोर्ट करते रहता है हमेशा, हमारी कंट्री में स्ट्रेस क्रिएट करने के लिए ये पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। तो हम लोगों ने भी कई सारे पॉइंट पकड़ रखे हैं, पर हम लोग जो है टैटवा नहीं दबाते हैं। हम लोग थोड़े से नहीं शांति प्रिय देश है, चलो ठीक है देख लेंगे, पर लेकिन जब हद पार हो जाती है, सर से पानी ऊपर हो जाता है, तो फिर हम लोगों को भी देखना पड़ता है। तो इसलिए हम लोगों ने भी आजकल देखना स्टार्ट कर दिया है। चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में हम सबको बोल रहे हैं कि भाई साहब इसको मत ज्वाइन करना, डेट ट्रैप में फंसा देगा। श्रीलंका ऑलरेडी बर्बाद हो चुका है, पाकिस्तान जो है ऑलरेडी हादसे पर आ चुका है, नेपाल जो है टारगेट पर है, बांग्लादेश जो है बचकर निकल चुका है। तो हम लोग बताते रहते हैं उदाहरण के तौर पर, देखो ऐसा होगा भाई साहब, फिर मत बोलना बताया नहीं था। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसको पता है ये हमारा एरिया है ऑलरेडी, ये पूरा हिस्ट्री उठाकर देखोगे, इसके बाद भी भाई साहब यहाँ पर इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है हमसे बगैर पूछे। तो ये ऐसी हरकतें देखने को मिलती है। तो ये बदतमीजी काटने से पीछे नहीं हटता। तो हम लोगों ने बोल दिया भाई साहब दुनिया को कि देखना आगे क्या होगा, इसका हर्ष अक्साई चीन लिए बैठा है स्टैंड ऑफ डोकलाम में। इसको लग रहा था डोकलाम में जो भूटान के साथ में हमारा बॉर्डर टच करता है, वहां पर बेचारा भूटान को डरा रहा था बार बार जो कि एक ट्राइन जंक्शन आप लोगों को देखने को मिलता है। तो भूटान को डरा रहा था, तो इंडियन आर्मी आकर खड़ी हो गई सामने, तो पीछे हटना पड़ गया उस टाइम पर। तो इसको ऐसी जो है टक्कर मिली नहीं थी आज तक, अभी इसको टक्कर मिलनी स्टार्ट हुई तो इसलिए सुधर गया। वैसे ऐसा नहीं कि हमारे साथ में अच्छी बातें नहीं होती थी। 1954 में पंचशील सिद्धांत हम लोगों ने साइन किए थे 28 अप्रैल के महीने में। ये पंचशील में क्या था, म्यूचुअल रेस्पेक्ट करेंगे एक दूसरे की टेरिटरी की और सोवरेनिटी की, यानी कि हम लोग किसी की जो सोवरेनिटी में इंटरफेयर नहीं करेंगे। नॉन एग्रेशन चाइना ने एक भी फॉलो नहीं किया भाई साहब, टेरिटरी में घुस के आ रहा है, बार बार एग्रेशन दिखा रहा है। नॉन इंटरफियरेंस इन द इंटरनल अफेयर, बार बार जम्मू कश्मीर पे कमेंट करता हुआ नजर आता है, उल्टी सीधी बातें बोलता हुआ नजर आता है। इक्वालिटी और म्यूचुअल बेनिफिट के बारे में बात ही नहीं करता, लड़ते रहो और बार बार हमारे साथ में अच्छा व्यापार करते रहो और पीसफुल को एग्जिस्टेंस। भाई साहब ये तो सबसे बड़ा कलंक है इस पर्टिकुलर सिद्धांत का। ये सिद्धांत साइन किए गए थे यहाँ पर इंडिया और चाइना के बीच में, ताकि दो पड़ोसी हिंदी और चीनी भाई भाई ये शब्द यूज किए गए थे। पर लेकिन इसने ना सारी चीज़ों का जो बखेड़ा खड़ा किया है, मतलब सारी चीज़ें बर्बाद करके रख दी इस चाइना ने। सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है यहाँ पर, सबसे बड़ा रीज़न ये निकल कर आता है, चाइना जो है ना वो आज की डेट में वहाँ पर एक ही पॉलिटिकल पार्टी है। उन्हें खिलौना दे देते हैं हाथ में बच्चों के कि खेलते रहो, तो उन्होंने अपने लोगों के हाथ में खिलौना दे रखे हैं। ऐसे नहीं जैसे आज के डेट में मतलब ये प्रेजेंट टाइम पे बीजेपी है, बीजेपी बोलने लगे तुमको चीफ मिनिस्टर तुमको प्राइम मिनिस्टर चुनना है, तुम्हारे सामने 3 इंसान हैं, एक प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हैं, दूसरे ये जो अमित शाह जी हैं, तीसरे यहाँ पर योगी जी हैं। तो इनमें से तीनों में से एक प्राइम मिनिस्टर आप लोगों को चुनना है
तो मतलब एक ही पॉलिटिकल पार्टी सुन लो चुन लो, तुमको जो सा अच्छा लग रहा है। अच्छा, तीनों में से आप लोग किसको चुनोगे बताओ जरा, मतलब एक ही पॉलिटिकल पार्टी के तीनों आदमी, तो ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ऐसी हरकतें यहाँ पर आप लोगों को करता हुआ ये नजर आता है। तो वहाँ पर दादागिरी अपनी चल रही है, अब तो कंट्रोल भी पूरा अपने हाथ में आ गया है, तो अच्छे से एंजॉय करेगा। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर आप लोगों से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अंदर आकर घुसते हैं, ये चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर एरिया सारा हमारे कंट्रोल में हो जाए। इतना खूबसूरत, इतना प्यारा है ये मोनेस्ट्री, मेरा तो देख कर जाने का मन कर गया। अरुणाचल प्रदेश के अंदर में मोनेस्ट्री है, मैंने सर्च किया ना भाई साहब, जो दिल मेरा खुश हुआ। ये मतलब एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ें हैं। ये तुआंग मोनेस्ट्री आप लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो बड़ा ही प्यारा सा ये एरिया है यहाँ पर, मतलब सोचो यार, एक जन्नत है धरती पर अगर आप लोग बोले यहाँ पर इसको, तो मेरा तो देखकर ही जाने का मन कर गया। तो ये इस तरीके से बार बार इनकी हरकतें चलती रहती हैं। तो अभी मुद्दा क्या है, अभी मुद्दा यहाँ पर ये कि इन चीज़ों को बैलेंस कैसे करना है, ठीक है। तो इसके रिलेटेड आप लोग ध्यान रखिएगा। यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुके हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। बात क्या की जा रही है, बात की जा रही है यूएसए भी, अभी यूएसए के बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। यूएसए इज फेसिंग एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट in the form of China that is much more challenging than the erstwhile Soviet Union। यानी कि जो सोवियत यूनियन यानी कि जो यूएसएसआर की बात करते थे कि कोल्ड वॉर चल रही है, उससे ज़्यादा खतरनाक चाइना हो गया आज की डेट में यूएसए के लिए। ये 2021 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये। आप लोग बोलोगे सर इंडिया की तो बात की नहीं, ठीक है, ये लो 2017 में क्वेश्चन पूछ लिया कि चाइना इज यूजिंग इट्स इकोनॉमिक रिलेशन एंड पॉजिटिव ट्रेड सरप्लस एज ए टूल टू डेवलप, अपनी जो पोटेंशियल है मिलिट्री का उसको डेवलप करने के लिए यूज किया जा रहा है एशिया में अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए। इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है इसका, तो हम लोग को भी अपनी पेटी कस लेनी चाहिए। भाई साहब तुम करो, हम भी क्या छोड़ने वाले हैं। तो ऐसी चीजें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं जिसको आप लोग ध्यान रख सकते हैं, जो बातें बताई हैं। तो ये 2 क्वेश्चन भी ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुकी है। इसी के साथ में एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बतानी है यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट। बोला गया कि अरुणाचल प्रदेश को हम लोग नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर के नाम से जानते थे 1972 तक, ठीक है। चाइना क्लेम करता है अरुणाचल प्रदेश एज ए पार्ट ऑफ तिब्बत। तीसरी स्टेटमेंट है यहाँ पर नॉर्दर्न तिब्बत, ठीक है। तीसरी स्टेटमेंट है यहाँ पर ये बात की जा रही है किसके बारे में, ये सांगपो या सांगपो आप लोग बोल सकते हैं रिवर ओरिजिनेट होती है तिब्बत में और फ्लो करती है इंडिया में, और इसको आसाम के अंदर में हम लोग इसको एक तरीके से जो आगे चलकर ब्रह्मपुत्र का पार्ट बन जाती है, इसको हम लोग सियांग बोलते हैं। तो आंसर क्या है, ए में बोला गया 1 2, बी में बोला गया 2 3, सी में बोला गया 1 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। ध्यान रखना इनकरेक्ट पूछा गया है, ठीक है। तो पता हो रहते रहते भी आप लोग यहाँ पर गलत कर देते हो कई बार। तो आंसर क्या है, आंसर यहाँ पर इनकरेक्ट। तो यहाँ पर ये नॉर्दर्न तिब्बत की बात की जा रही है। आप लोग खुद देखो, अगर मैप में आप लोग देखोगे तिब्बत कहाँ पर है, ठीक है, आप लोग समझ जाओगे तिब्बत है यहाँ पर। ये अरुणाचल प्रदेश नॉर्दर्न तिब्बत में थोड़े ना आएगा, ये सदर्न तिब्बत के पार्ट में आप लोग कनेक्ट करने की बात की जाती है। तो चाइना सदर्न तिब्बत के साथ में कनेक्ट करता है, ना कि नॉर्दर्न के। तो ऐसे आसानी से क्वेश्चन आप लोग गलत करा देंगे, ठीक है। इसी के साथ में ये आसाम नहीं है, ये अरुणाचल प्रदेश में इसको सियांग बोला जाता है। आसाम में आती तो अपना ब्रह्मपुत्र बन जाती है यहाँ पर ये, ठीक है। तो 2 स्टेटमेंट गलत है यहाँ पर, तो ये आंसर आप लोगों का हो गया यहाँ पर। तो क्वेश्चन पूछा जाए तो स्टेटमेंट आप लोगों को पढ़नी है। इसको नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जानते हैं 1972 तक का अरुणाचल प्रदेश को, ठीक है। तो बड़ा ही बेसिक से क्वेश्चन आप लोगों से पूछाते हैं, मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकते हैं। तो हर तरीके से स्टेटमेंट को तैयार करो, टॉपिक को तैयार करो कि जैसे भी कोई आप लोगों से अब क्वेश्चन पूछ ले, अब भाई साहब इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, जिस तरीके से पूछना है पूछ लो। सारी बातें आप लोगों को बता दी, ये इस तरीके से आप लोगों से बातें पूछी जा सकती हैं। तो लिखने के लिए भी आए, चाहे कोई समझाने की बात करे किसी को, तो इस तरीके से टॉपिक तैयार करना है, ठीक है। बताना कहीं डाउट हो तो फीडबैक जरूर देना, अच्छा बुरा जैसा भी लगे बता दिया करो, ठीक है। इसी को ध्यान में रखते हुए अगर थोड़ा सा आप लोग आगे बढ़ाओगे तो यूएस और चाइना के बायलैटरल रिलेशन भी अगर आज के डेट में देखोगे ना, वो फिलहाल लोवेस्ट लेवल पर हैं। लोवेस्ट लेवल मतलब जब से आप लोगों को पता है नैन्सी पेलोसी जो कि यूएसए की एक लीडर हैं, और वो कहाँ पर पहुँची, वो पहुँची ताइवान में। तो ताइवान को अभी बहुत बड़ा सपोर्ट भी इनके द्वारा दिया जा रहा है। तो इसकी वजह से चाइना को दिक्कतें हो गई। क्यों? क्योंकि चाइना की एक पॉलिसी है जिसको वन चाइना पॉलिसी बोलते हैं। वन चाइना पॉलिसी मतलब यानी कि वो बोलते हैं कि ताइवान भी हमारा ही पार्ट है, इसीलिए ताइवान इंटरनेशनल लेवल पर कहीं भी जाकर इंडिपेंडेंट तरीके से काम नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर अभी ताइवान को डिफेंस सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए यूएसए ने बहुत सारा पैसा दिया, उसकी वजह से भी यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ गया। यानी कि एक तरीके से आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि यूएसए जो है वो यहाँ पर अभी एक तरीके से खुले आम आ गया है कि चाइना को टैकल करने। G20 की जो मीटिंग हुई बाली के अंदर, वहाँ पर भी बहुत सारी बातें इसके बारे में डिस्कस की गई। हालांकि चीज़ों को ईज करने की कोशिश की गई। एक टाइम पर ऐसा था ये अफगानिस्तान पर फोकस दे रहा था। भाई साहब 20 सालों तक अफगानिस्तान पर फोकस देता रहा, अफगानिस्तान को छोड़कर भाग गया।
कह रहा है कि अफगानिस्तान जाए भाड़ में, चाइना निकल गया है आगे, उसको देखेंगे। रसिया के ऊपर फोकस करने का इसका कोई मतलब था नहीं, वो तो एक तरीके से यूक्रेन वॉर की वजह से सिचुएशन जो है खराब हो गई, माहौल बन गया, जिसकी वजह से सिचुएशन देखने को मिल गई, वरना आप लोगों को यहाँ पर ये फोकस देने वाला था ही नहीं। इसने 100% फोकस जो है वो फिलहाल चाइना पर डाल दिया और इंडिया के साथ में इंगेजमेंट करनी अच्छे लेवल पर स्टार्ट कर दिया। तो ये भी बहुत बड़े रीजन बन रहे हैं आज की डेट में, जिसकी वजह से चाइना चिढ़ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इसीलिए चाइना क्या कर रहा है, जो भी दुश्मन है आज की डेट में यूएसए के, जैसे ईरान हो गया, इधर नॉर्थ कोरिया हो गया, इधर रसिया हो गया, इनको अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है, इनके साथ में बहुत ही अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा है। आप लोगों को याद है ना, अभी रिसेंटली संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में एक नया मेंबर जुड़ा है, बताइए वो नया मेंबर कौन सा है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो नया मेंबर जोड़ा गया इसीलिए क्योंकि आज की डेट में डिपेंडेंसी देखने को मिलेगी आज को बहुत ज़्यादा है। और कहीं ना कहीं रसिया जो है उसके पास में तो देखो यार ऑप्शन नहीं है, रसिया के तो एक तरीके से उन्हीं सारे कनेक्शन टूट गए हैं यूरोप के साथ में, यूक्रेन की वजह से, यूएसए पहले से ही चिड़ा बैठा है, तो रसिया को तो डिपेंडेंट रहना मजबूरी बन गई है चाइना के ऊपर में। और इंडिया भी यहाँ पर बैलेंस बनाना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है, तो इंडिया भी इसको अलग पैटर्न में लेकर चलते हैं कि सिचुएशन जो है, माहौल जो है वो अच्छा बना रहे। तो इंडिया कहता है कि हम लोग जो है बैलेंस बनाकर चलेंगे, हम लोग यूएसए के साथ भी अपने अच्छे रिलेशन रखे हुए हैं और हम लोग रसिया के साथ भी अच्छे रिलेशन रखे हुए हैं। हम लोग बोलते हैं कि तुम आपस में लड़ रहे हो, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, हम लोग तुमको साथ में लेकर चलेंगे। ये बिल्कुल ऐसी है, अगर आप लोग पैटर्न समझोगे तो यूएसए भी यही बोलता है कि हम लोग पाकिस्तान के साथ में अपने रिलेशन रखेंगे, हम लोग इंडिया के साथ भी अपने रिलेशन रखेंगे, दोनों हमारे अलग अलग मतलब से हैं, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसका कोई मतलब नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन कैसे, हम दोनों के साथ में रिलेशन रखेंगे। इंडिया ने बोला बड़ी सही बात दी यार, तुमने तो कॉन्सेप्ट बता दिया कि कैसे तुझे और रशिया को हैंडल करें, तुमने तो अपने आप ही बता दिया कैसे तुम्हारा गला काटे। तो हमने भी उठा लिया, जिसकी लाठी उसकी भैंस, उलटकर हमने भी वार कर दिया। ठीक है, रसिया के साथ में और तुम्हारे साथ में जैसा रिलेशन होगा वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा, हम अलग अलग तरीके से तुमको लेकर चलेंगे, हम दबाकर तेल खरीद रहे हैं रसिया से, दबाकर सारा जो भी हमको सामान चाहिए हम लोग रसिया से खरीद रहे हैं। तो ऐसा पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल रिलेशन में कोई भी परमानेंट दोस्त और परमानेंट दुश्मन नहीं होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला काम चलता है, जिसको जहां फायदा मिलता है वो वहां फायदा लेकर निकल लेता है। ये इंटरनेशनल सिनेरियो आप लोगों को देखने को मिलेगा। आज की डेट में पाकिस्तान क्यों इंपॉर्टेंट है बेसिकली यूएसए के लिए, इसलिए क्योंकि उसको चाइना को टैकल करना है, यहाँ पर उसको अफगानिस्तान के अंदर अपनी पोजीशन कंट्रोल करके रखनी थी, वरना पाकिस्तान को क्या भाव देगा यूएसए। आप लोग खुद सोचो, पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो रखी है कि उधर चाइना जो है वो खिलाता पिलाता रहता है यूएसए के नाम पर, अफगानिस्तान के नाम पर, इधर यूएसए खरीदता रहता है। पर ये फ्री का खाने वाले लोग ना अक्सर बाद में मुँह की खाया करते हैं, जिसको आदत पड़ जाती है ना फ्री का खाने की, आप लोगों को देखने को मिलेगा उसकी ज़िंदगी बर्बाद होती है, आप लोगों को नजर आएगी। और पाकिस्तान की कुछ ऐसी हालत हुई है, वरना एक टाइम पर पाकिस्तान जो है वो एक अच्छी खासी पोजीशन में था, और आज के दिन में पाकिस्तान की हालत आप लोग देखो कैसी हो चुकी है। इंटरनेशनल लेवल पर एक तरीके से नहीं कहते कि कटोरा लेकर बार बार घूमने वाली कंट्री में आ गया पाकिस्तान, कि जैसे तैसे जो है इज्जत बच जाए। तो ये सिचुएशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है, वरना सारी चीज़ें सही चलती रहती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो देखो यहाँ से सिचुएशन कैसे सुधरती है। अभी फिलहाल चाइना के साथ में जो यूएसए की बिगड़ी हुई है उसकी वजह से इंडिया के साथ में बन रही है, और कहीं ना कहीं इंडिया भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है। और क्यों ना उठाए भाई साहब, जब सबको नहीं बहती गंगा में हाथ धोना सबको अच्छा लगता है, तो इसीलिए आप लोगों को देखने को मिलेगा अभी यूएसए ने यहाँ पर प्रेशर बनाया दुनिया के ऊपर, ताकि जो एक तरीके से चाइना को भी टैकल किया जा सके। कोविड-19 के टाइम पर बहुत सारे आरोप लगाए कि कोरोना वायरस यहाँ से निकल कर आ रहा है, कई सारी ऐसे जो फंड लॉन्च किए गए कि ताकि यहाँ पर चाइना के ऊपर जो है दुनिया की डिपेंडेंसी कम हो जाए। इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनी ने अलग अलग देशों में अपना बेस बनाना स्टार्ट कर दिया। इसी के साथ में इंडिया के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। यहाँ पर हमने अपना आत्मनिर्भर भारत जो अभियान लॉन्च किया। आज की डेट में देखिए कई सारे लोग कहते हैं चाइना के साथ में रिलेशन हम लोग को बिल्कुल कम कर देना चाहिए। आप लोगों को पता है हम दुनिया में सबसे ज़्यादा जेनरिक दवाई बनाने वाले देश हैं। जेनरिक दवाई मतलब ऐसी दवाई जो कि सस्ती दवाई होती है, और हम जो सस्ती दवाई है वो बनाते हैं, वो मैक्सिमम आप लोगों को अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो गरीब देश हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा काम आती है, क्योंकि वो सस्ती रहती है। और वो जो जेनरिक दवाई बनाते हैं ना, उसके लिए एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स वो मैक्सिमम हम लोग चाइना से लेकर आते हैं। यानी कि चाइना अगर ये इंग्रेडिएंट्स देना बंद कर दे, आज ही हमारे देश की खस्ता हालत हो जाए, हमारे देश का हेल्थ सेक्टर जो है वो चरमराता हुआ नजर आए, ऐसी कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। तो सामने वाले के साथ में अगर उस टाइम पर लड़ाई करो जब तुम उसके ऊपर डिपेंडेंट हो, तो तुम खुद भी मूंधे मुंह पड़ोगे। तो अगर उसके साथ में लड़ना भी है तो पहले अपने आप को इंडिपेंडेंट करना है, तब जाकर सामने वाले के साथ में लड़ना है। और वही काम कर रहा है हमारा क्या, वही काम कर रहा है हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो जिसके चलते हम लोग बहुत सारी चीज़ों पर खुद फोकस कर रहे हैं। देखा आप लोगों ने अभी
सेमीकंडक्टर के ऊपर हम लोगों ने काम करना स्टार्ट कर दिया, अपने देश के अंदर में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हम लोग बढ़ाना स्टार्ट कर दिए, डिफेंस वाले सेक्टर में हम लोग काम करने स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से हर चीज़ में फोकस कर रहे हैं कि अपने ही देश में अपना माल पानी हम लोग लेकर चले। तो ये पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। प्रेजेंट जो फॉरेन पॉलिसी है वो कुछ इस पैटर्न में है कि हम लोग डर भी नहीं रहे, हम लोग रसिया से जाकर तेल खरीद रहे हैं, भले ही यूएस से चिल्लाता रहे, गला फाड़ता रहे, ठीक है, भले ही यूएसए का गला पड़ जाए, ठीक है, जैसे मेरा गला पड़ा हुआ है तो उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पर रसिया जो है वो हमको सस्ते में दे रहा है, तो भाई साहब हम लोग पैसा बचाएंगे अपना, क्यों हम लोग तेरी सुने। तो ये पैटर्न आप लोग यहाँ पर समझिए। तो आज की डेट में पहले एक टाइम था जब यहाँ पर दो देश की चला करती थी, एक साइड में यूएसए की और एक साइड में रसिया की, पर आज की डेट में ऐसा नहीं है। यूएसए अपनी जगह है, यूके अपनी जगह एक पावरफुल कंट्री है, फ्रांस अपनी जगह पावरफुल कंट्री है, ठीक है। इधर अगर आप लोग आओगे, इंडिया अपने आप में पावरफुल कंट्री है, इधर जापान अपने आप में पावरफुल कंट्री है, चाहिए साउथ कोरिया हो गया, इधर रसिया हो गया। आज एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में हम लोग बैठे हुए हैं। वरना एक टाइम ऐसा था दो देशों ने बोल दिया भाई साहब जी हजूरी करनी है किसी ने किसी की, हम लोगों को लगा किसी की नहीं करेंगे, तो हम लोगों ने अपना नेम बना लिया, यानी कि नॉन अलाइंग मूवमेंट। बोला कि तुम लड़ते रहो आपस में, भाई साहब हमको कुछ मत कहना, ठीक है, हमारे बस की नहीं है। 200 साल से तो हम लोगों ने अंग्रेज झेले हैं, अब तुमको झेलना बस की नहीं है। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा आज मल्टीपोलर वर्ल्ड है। पर फिर भी यूएसए क्यों सब जगह चला पाता है? यूएसए ने बोला हमको ईरान से तेल नहीं खरीदना है, हमने एकदम मना कर दिया ईरान से तेल खरीदने से, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी हमारी यूएसए के ऊपर है आज की डेट में। तो जिस इंसान के ऊपर या जिस देश के ऊपर आप लोगों की डिपेंडेंसी बन जाएगी, और अगर उसका नेचर उसका सही नहीं है और उसका दिमाग खराब रहता है, तो वो आप लोगों का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है। और ये चीज़ आप लोगों को रिलेशनशिप में भी देखने को मिलेगी। अगर सामने वाले इंसान का नेचर है कि वो आप लोगों को यूज़ कर रहा है, सामने वाले इंसान का नेचर है कि वो आप लोगों को परेशान कर रहा है, 1 मिनट के अंदर में उस रिलेशनशिप में से लात मार के बाहर निकल जाना, अगर ज़िंदगी में चाहते हो आगे बढ़ना। क्योंकि वो इंसान डेली आप लोगों को रुलाएगा, डेली आप लोगों को फ्रस्ट्रेट करेगा, डेली इरिटेट करेगा, और फिर बाद में आके सॉरी बोल देगा 1 मिनट में, और फिर आप लोग पिघल जाओगे, अरे यार मेरे सॉरी बोल दिया। बहुत ही खतरनाक टॉक्सिक चीज़ में फंस गए आप लोग, उसको साइड में फेंक देना उठाकर। वरना 2 साल बाद 3 साल बाद जब हाथ से सब कुछ निकल जाएगा ना, तब समझ में आएगा कि बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था इस इंसान को। तो ये कई सारे बच्चे मिलकर ना सर ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, वो आप लोगों को समझ में तो आ जाता है, पर इमोशन के चक्कर में आप लोग बहे चले जाते हो कि नहीं यार अच्छा इंसान है, सही चल रही है ज़िंदगी। सही नहीं चल रही है। अगर वो इंसान इस तरीके से आप लोगों को ट्रीट कर रहा है, रेस्पेक्ट भी नहीं कर रहा है, आप लोगों की प्रोडक्टिविटी भी उसके साथ में रह के डिक्रीज होती जा रही है, तो इस इंसान से ज़िंदगी में से तुरंत कल्टी मार लो। पर हाँ, अगर आप लोगों को लग रहा है आप लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, माइंड में देखो सारे सिम्टम्स होते हैं, बीमारी होती है ना, जैसे अभी गला खराब हो रखा मेरा, ठीक है, जुकाम हो रखा है, एक तरीके से सूखी खांसी हो रखी है, तो अगर इसको मैं समझ जाऊं कि ये नेक्स्ट स्टेप होगा कि मुझे फीवर, तगड़े वाला फीवर आने वाला है, हल्का हल्का सा तो था कल हल्का सा, अब तगड़े वाला फीवर आने वाला है, तो अगर मैं इसको यहाँ पर संभालूंगा नहीं तो मैं 2-3 दिन के लिए बिस्तर पर जाने वाला हूँ। वो अलग बात है कि वीडियो आती रहेगी, ठीक है क्योंकि मेरा फीवर भी उतर जाता है जब मैं वीडियो बनाने बैठता हूँ। पर ये सिम्टम्स आ रहे हैं मेरी समझ में, आप लोगों को सिम्टम्स समझ में आने लगेंगे। आप लोगों की प्रोग्रेस जैसी थी ना, वो प्रोग्रेस आप लोगों की डाउन होनी स्टार्ट हो जाएगी। आप लोगों का माइंड जो रिलैक्स रहता था ना, वो माइंड रिलैक्स रहना आप लोगों का बंद हो जाएगा। आप लोगों का फोकस जो था ना काम पे, वो फोकस आप लोगों का होना बंद हो जाएगा। यानी कि आप लोग अपना एनालिसिस कर लेना बैठ के, पिछले 2-3-4 महीने का आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आप लोगों की किस तरीके से ज़िंदगी चल रही है। तो अगर पॉजिटिव ग्राफ आ रहा है, जो कि 99% केसेस में नहीं आता है, तो इसका मतलब उससे बाहर निकलो, कोई मतलब नहीं इस चीज़ का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर एक रिलेशनशिप बर्बाद होती है, नहीं, अच्छी भी रिलेशनशिप होती है, पर वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, वहाँ पर एक रेस्पेक्ट होती है। और हमेशा एक बात याद रखना जो मैं आप लोगों को बोलता हूँ, रेस्पेक्ट को हमेशा ज़्यादा ऊपर रखना प्यार से। जहाँ रेस्पेक्ट रहेगी वहाँ प्यार अपने आप आ जाएगा, पर जहाँ रेस्पेक्ट नहीं रहेगी ना, प्यार एक तरीके से पतली गली से निकलेगा। तो ये चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं। तो डिपेंडेंसी की बात जब मैं यहाँ से कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है यूएसए के ऊपर दुनिया के आज के डेट में। इसीलिए जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, वो इसको छोड़कर जा ही नहीं सकते हैं। इजराइल हो गया, क्योंकि कंप्लीटली अपने ऊपर डिपेंडेंट बना रखा है उनको। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर? तो ये सारी चीज़ें हैं, आई होप कि आप लोग इसको कनेक्ट कर पाएंगे। तो अच्छा टॉपिक है, पर लेकिन फिर भी आप लोग एक बात ध्यान देखिएगा कि ये चाइना को एक हद तक ही, एक लिमिट तक ही यहाँ पर पुश कर सकता है। फिर भी चाइना के साथ में जहाँ भी जाएगा दोस्ती के हाथ मिलाएगा और मुस्कुराता हुआ नजर आएगा एक दूसरे के साथ में। तो ये आप लोग पैटर्न देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें घुमा फिरा कर आती है ट्रेड के ऊपर में। ट्रेड अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, ट्रेड अच्छा नहीं है तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं है। तो ये आज की डेट में ये सारे बातें जब आप लोग समझोगे तो आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाओगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन कैसे कैसे खेल रहा है। ठीक है, अभी जैसे कि ये चाइना का झड़प हुआ इंडिया के साथ में, यूएसए ने जो एक नपी तुली स्टेटमेंट दे दी, यूएसए की जो एक तरीके से व्हाइट हाउस ने, पर उनकी जो
आर्मी है यानी कि उनका जो पेंटागन है, उन्होंने बोला बहुत बहुत बढ़िया, इंडिया की आर्मी ने बहुत शानदार काम किया है, ठीक है। वो चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो हर एक तरीके से स्टेटमेंट अलग अलग तरीके की आती है। इंटरनेशनल लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशन होगी वो तो नपी तुली स्टेटमेंट देगी कि हाँ भाई साहब शांति बना के रखो, ये करो। पर देश वो बोलता है हमेशा कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ में खड़े हैं, देख लेंगे भाई साहब। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो साथ में आएगा, भाग जाएगा छोड़कर जब उसको लगेगा उसका फायदा नहीं है। यूएसए भागा तो अफगानिस्तान से, लड़ते रहो रोते रहो, क्या करना है, हमें मतलब ही नहीं है, भाग गया। पैसे दे रहा था वो भी रोक लिए, कह रहा कि जो पैसे अफगानिस्तान को देने थे वो अब उनको देंगे जो यहां पर जब अटैक किया गया था यूएसए के अंदर में यहां पर, और उसमें लगभग 2000 से 3000 के करीब लोग मारे गए थे, उनकी फैमिली को देंगे। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर? तो ऐसे पैटर्न होते हैं, ऐसे कल्टी मारी जाती है। तो समझ जाओ आप लोग कौन कौन कहाँ कहाँ खेल रहे हैं। तो इंटरनेशनल लेवल बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, मतलब एक तरीके से कौन कहाँ पे किस तरीके से क्या हरकत करके निकल जाए, सामने वाले ने सोचा भी नहीं होगा। ये पैटर्न आप लोग को देखने को मिलेगा। तो समझा करो चीज़ों को, और यही चीज़ें होती हैं। आज एस जयशंकर साहब जो है वो फॉरेन मिनिस्टर क्यों बनाए गए? भाई साहब जानते हैं कि कौन कहाँ पर कैसे खेलेगा, ठीक है। ऐसे ही थोड़ी ना यूपीएससी क्लियर करके पहुँचे वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें समझेगा तो इंसान वो खेलेगा भी और चीज़ों को समझेगा भी। ये एक ऐसी न्यूज़ है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, और यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस भी आप लोगों के लिए बन सकते हैं। हंस राज अहीर के बारे में बात की जा रही है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, इनके बारे में आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। ये मिनिस्टर भी रह चुके हैं। बताइए कौन सी मिनिस्ट्री थी इनके पास में? अभी फिलहाल इनको NCBC का चेयरमैन बनाया गया है। मतलब बात करूँगा डिटेल में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, जिसको नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बोलते हैं, उसके चेयरपर्सन यहाँ पर इनको बनाया गया है। तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि आप लोगों को यहाँ पर पता होनी चाहिए वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, तो इसके जो नए चेयरपर्सन बने हैं वो हैं हंसराज अहीर साहब। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जैसे शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लिए हमारे देश में ऑलरेडी एक पर्टिकुलर कमीशन आप लोगों को देखने को मिलता है, जिसको संवैधानिक स्टेटस मिला हुआ है। तो ऐसे ही हमारे देश में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बनाया तो गया था 1993 में, पर लेकिन इसको संवैधानिक स्टेटस नहीं मिला हुआ था, यानी कि संविधान के दायरे में ये चीज़ नहीं आती थी। यहाँ पर एक ये स्टैट्यूटरी बॉडी के तरीके से काम करता था। पर लेकिन इसको फिर क्या किया गया, इसको हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, यानी कि संविधान में अमेंडमेंट किया गया और 102वां अमेंडमेंट हुआ वो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी को जब हम लोगों ने संवैधानिक स्टेटस दिया तो कौन सा अमेंडमेंट किया, तो याद रखिएगा 102वां संविधान में संशोधन करके हम लोगों ने ये सिस्टम क्रिएट किया। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस यहाँ पर दिया गया 2018 में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इन आर्टिकल जो है 338 इंसर्ट किया गया, यानी कि 338 आर्टिकल यहाँ पर इंसर्ट किया गया फॉर्मेशन ऑफ द कमीशन फॉर सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेज है उसके लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बन जाती है। चेयरपर्सन भी है इसके अंदर में, वाइस चेयरपर्सन भी है, 3 अदर मेंबर भी हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ में कंडीशन ऑफ द सर्विस एंड टेन्योर जो है यहाँ पर वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर में आता है। आप लोग एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो कमीशन होते हैं ना, जैसे शेड्यूल कास्ट कमीशन हो गया, शेड्यूल ट्राइब कमीशन हो गया, इनका बेसिक काम क्या होता है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर फोकस देकर चलना। यानी कि जैसे ओबीसी है, अदर बैकवर्ड क्लासेज है, तो उस क्लासेस के अंदर में क्या उसके लिए जो भी समाज में जो कानून बना रखे हैं, जो भी लॉ एंड जो भी कानून है, रूल और रेगुलेशन जो उसके लिए बना रखे हैं, क्या वो सही तरीके से उनके लिए फॉलो किए जा रहे हैं, उनके ऊपर इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं, या कोई दिक्कत देखने को मिल रही है। या फिर रिजर्वेशन के मैटर में बातें करें, क्या जो रिजर्वेशन उनको दिया जा रहा है वो सही तरीके से हम लोग इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान देने के लिए। तो ये पर्टिकुलर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन देने का मतलब ये कि इन चीज़ों को और ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से हम लोग इंप्लीमेंट करें और ज़्यादा फोकस इनके ऊपर दिया जा सके। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात आप लोग याद रखिएगा। एक टाइम ऐसा था एक मिनट, एक टाइम ऐसा था जब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए आप लोग को एक ही कमीशन देखने को मिला करता था, ठीक है। पर लेकिन फिर पता चला शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो फिर लगा कि यार इनके कमीशन भी जो है वो हम लोग को अलग अलग कर देने चाहिए। तो फिर आप लोगों को पता है कि उनके लिए अलग अलग कमीशन बनाए गए, और दोनों कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं।
तो ये कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले आते हैं कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बारे में। तो इसके बारे में अगर आप लोग याद रखोगे तो फिर कोई कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। और ये टाइम टू टाइम न्यूज़ में इसलिए रहता है क्योंकि कई सारी एट्रोसिटी होती रहती है, मतलब कोई दिक्कत हो गई शेड्यूल कास्ट के साथ में, शेड्यूल ट्राइब के साथ में, तो फिर क्वेश्चन बन जाता है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड उनका भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि वो आप लोग का पॉलिटी के अंदर चैप्टर भी आप लोग का देखने को मिलता है। ठीक है, हमारे देश में अगर आप लोग बात करेंगे, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब हुआ करता था, जो 65वां संविधान में संशोधन किया गया था 1990 में। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर रिप्लेस किया गया 1 मेंबर सिस्टम को मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, तो उससे पहले 1 मेंबर की बॉडी हुआ करती थी कि हाँ शेड्यूल कास्ट के लिए भी और शेड्यूल ट्राइब के लिए भी काम करेंगे, पर लेकिन यहाँ पर 1990 में 65वां संविधान में संशोधन किया गया और एक बॉडी यहाँ पर बना दी गई जो कि इसको देखेगी। 65वां संविधान ये किया गया तो यहाँ पर अमेंड किया गया एक आर्टिकल को, जो कि आर्टिकल था 338। ठीक है, इसके अंदर में अमेंडमेंट किया गया कि अच्छा हम लोग इसको ऐसा बनाएंगे, पर लेकिन कुछ टाइम चलते चलते समझ में आ गया कि शेड्यूल कास्ट जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट है और शेड्यूल ट्राइब डिफरेंट है। शेड्यूल कास्ट सोसाइटी के अलग पार्ट में देखने को मिलती है और शेड्यूल ट्राइब मैक्सिमम यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया में ट्राइबल कम्युनिटी के ऊपर फोकस देने के लिए अलग ही नेचर का कमीशन होना चाहिए। तो दोनों को साथ में लेकर चलना सही नहीं होगा। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए अलग अलग कमीशन बना दिए गए, और ये जो अलग अलग कमीशन यहाँ पर बनाए गए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आर्टिकल 338 जो था उसी में अमेंडमेंट किया गया। ये तो हो गया शेड्यूल कास्ट के लिए। आर्टिकल 338A ये बन गया किसके लिए? ये बन गया शेड्यूल ट्राइब के लिए। अब इसी ए की जगह हम लोगों ने जब बी लिख दिया वो बन गया अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। तो ये सारे आपस में कनेक्टेड है। तो याद रखिएगा 65वां संविधान में संशोधन जब किया गया तो 1 मेंबर बॉडी को मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया शेड्यूल कास्ट और ट्राइब को देखने के लिए। पर फिर आगे चलकर यहाँ पर जब ए नया ऐड किया गया यहाँ पर शेड्यूल जो ट्राइब के लिए, वो हम लोगों ने 89th कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया और ये किया गया 2003 में, यानी कि 2003 में यहाँ पर ये 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, इसको ऐड किया गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर एक तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन पूछे तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो 89 तो 89वां संविधान में संशोधन किया कब? 2003 में, और इसी को संशोधन करके आर्टिकल 338A यानी कि 338A ऐड किया गया। तो ये याद रखिएगा। तो पहला कब किया गया था? 65 में किया गया था, फिर किया गया यहाँ पर कितना, यहाँ पर ये किया गया 89 में, और फिर अभी जो किया गया 2018 में जो संविधान में संशोधन किया गया वो 102वां किया गया। अब जो नया आर्टिकल ऐड किया वो क्या था? 338B आर्टिकल था जो यहाँ पर ऐड किया गया। तो पहले 38 था, फिर यहाँ पर 38A, अब 38B। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो तीनों को इसलिए मैंने एक साथ में बता दिया क्योंकि आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप लोगों को पता है हमारे देश में रिजर्वेशन की एक पैटर्न चला हुआ आता है जिसमें रिजर्वेशन देने की बात करते हैं। अब रिजर्वेशन अच्छा है या फिर बुरा है उसके ऊपर बहुत सारे आप लोगों को डिबेट देखने को मिलते हैं, पर इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि सोसाइटी को अपलिफ्ट करना जरूरी है, उसके लिए यहाँ पर ये सारे काम किए जाते हैं। तो सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट करने के लिए रिजर्वेशन दिया जाता है, इसलिए आर्टिकल 15 हो गया उसमें रिजर्वेशन की बात करते हैं, आर्टिकल 16 हो गया उसमें, आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, अबोलिश कर दो अनटचेबिलिटी को। इसी के साथ में यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर जब आप लोग जाओगे तो आर्टिकल 46 जो आप लोगों को देखने को मिलता है वो बात करता है कि एजुकेशनल और इकोनॉमिक जो वीकर सेक्शन है उसको आप लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करानी है। तो इस तरीके से संविधान में भी प्रोविजन है कि आप लोग रिजर्वेशन दे सकते हो। तो हवाबाजी में रिजर्वेशन नहीं दिए हैं, संविधान ने कहीं ना कहीं बोला है इस काम को करने के लिए, उसी के चलते यहाँ पर ये सपोर्ट देखने को मिलती है। तो ये नई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो है बताइएगा। और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो चेयरपर्सन है उनका भी नाम आप लोग को बताना है। तो देखता हूँ कौन कौन बताता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपने ही आप में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, और अगर होगा तो बताना, फिर दूर किया जाएगा। ओके दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, खासकर हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप लोग बात करते हैं इसको। तो जीएस पेपर 1 के अंदर में आप लोगों के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और ये कई सारे न्यूज़पेपर के द्वारा कवर किया गया, हिंदू के द्वारा भी कवर किया गया, इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा भी कवर किया गया। तो बात करते हैं अरबिंदो जी के बारे में। अरबिंदो घोष, इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो श्री अरबिंदो जी के बारे में क्यों हम लोग बातें कर रहे हैं? किसी भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी की जब बर्थ एनिवर्सरी, डेथ एनिवर्सरी या कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट जो ऐसा होता है कि 25, 50, 100, 150 वो एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। और यहाँ पे मैं क्यों कह रहा हूँ क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, वो इसलिए क्योंकि इनकी 150वीं बर्थ एनिवर्सरी और देश की 75वीं ये एक तरीके से इंडिपेंडेंस हम लोग एक साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं।
तो इसलिए कोरिलेशन जो है वो आप लोगों का बनता हुआ नजर आता है। तो क्वेश्चन ऐसे बनने के चांसेस आप लोगों के बढ़ जाते हैं। डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स वगैरह में, या फिर इनके बारे में कुछ लिखने के लिए भी आ सकता है। तो कहीं से भी कुछ पूछ ले जाए तो ये मत बोलना कहाँ से बन गया। अभी 13 दिसंबर 13 दिसंबर को इनकी 150वीं बर्थ एनिवर्सरी वो सेलिब्रेट की गई। उसके लिए बाकायदा एक सिस्टमेटिक वे में कमेटी बनाई गई कि कैसे चीज़ों को आगे लेकर चलना है। प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा यहाँ पर प्रोग्राम बनाया गया कि कैसे 150वीं बर्थ एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट करनी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इनके रिलेटेड एक कॉमेमोरेटिव कॉइन यानी कि यादगार, ठीक है, और पोस्टल स्टैंप इनके ओनर में, तो यहाँ पर वो भी इनके द्वारा जो है वो रिलीज़ किया गया। आखिर ये क्या चीज़ें होती हैं? इसका मतलब ये होता है कि एक तरीके से हम लोग चीज़ों को यादगार बना सके कि उस टाइम पर ऐसा हुआ था। मान लीजिए आप लोगों ने मूवी देखी से मिल्खा सिंह, उसमें कहता है कि अगर मैं जीत कर आ गया तो मेरे नाम की एक दिन की छुट्टी कर दियो जी, ठीक है। तो वो एक यादगार चीज़ हो गई कि हाँ उस दिन इसलिए छुट्टी हुई थी क्योंकि वो जीत कर आए थे, तो उनकी याद में वो छुट्टी कर दी, ठीक है। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो इनकी याद में यहाँ पर कंबन कलई, ये संगम पुंडीचेरी, जो कि पुदुचेरी के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो वहाँ पर ये प्रोग्राम जो है आप लोगों के लिए सेलिब्रेट किया गया। अगर बात करूं थोड़े से बैकग्राउंड के बारे में, 150वीं बर्थ एनिवर्सरी और 75वां देश का सेलिब्रेशन एक साथ चल रहे हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके चलते हम लोग यहाँ पर काफ़ी अच्छे सेलिब्रेशन कर रहे हैं और इसी के चलते बहुत सारी बातें की गई। जैसे कि आप लोगों को पता है ये काफ़ी एक स्पिरिचुअल लीडर भी थे, तो यहाँ पर इनकी स्पिरिचुअलिटी को ध्यान में रखते हुए 75 जो प्रिजनर यानी कि देश के अंदर में जो जेलें हैं उनके ऊपर काम करने की बात यहाँ पर की गई, ताकि लोगों की ज़िंदगी को संवारा जा सके। ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जाती है ज़िंदगी में, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है। तो योगा और मेडिटेशन ज़िंदगी में ना यार, आप लोगों को एक हिदायत देना चाहूँगा यहाँ पर, अगर आप लोग रियलिटी में मतलब कुछ अगर सीखना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कुछ नहीं करना है, बस एक काम करना स्टार्ट कर दो। कोशिश करो कि अपने आप को बिल्कुल शांत कमरे में, जहाँ पर कोई कुछ बोलने वाला, कुछ सुनने वाला कुछ ना हो, बिल्कुल आप लोगों को वहाँ पर बैठना है, अपने मोबाइल गैजेट सबको साइलेंट बिल्कुल बंद करके, और कोशिश करना कि 10 मिनट बस बैठे रहना है, 10, 15 या फिर 20 मिनट तक बस बैठे रहना है। ये आप लोगों को क्या करना है, बस बैठे रहना है और अपनी सांस पर फोकस करना है। जो भी आप लोग वहाँ पर किसी चीज़ को सोचना नहीं है, और आप लोग चीज़ों को चलते रहने देना, मतलब जो भी चल रहा है थॉट आते रहेंगे उनको रोकने की कोशिश नहीं करनी है, आने दो। आप लोग देखना, आप लोग अपने साथ में कनेक्ट होते हुए नजर आओगे, अपने बारे में जानते हुए आप लोग नजर आओगे। आप लोग अपने आप को टाइम ही नहीं देते हो, और ये टाइम जो है खासकर इंसान जो है जब अपने आप को नहीं देता है तो बहुत सारी दिक्कतें निकल कर आती है। तो आप लोगों को अपने आप को जानना है ना, तो अपने साथ में कनेक्ट होना सीखना पड़ेगा। आप लोगों को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस आप लोगों को पता होनी चाहिए। आजकल हमको ये नहीं पता रहता है कि आज क्या कर रहे हैं, कल क्या करेंगे, पर इन रियलिटी आप लोगों को अपने आप को जब तक टाइम नहीं दोगे तब तक जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे। तो इसलिए कोशिश करो कि अपने आप को टाइम देना सीखो। तो यहाँ पर योगा और मेडिटेशन ये इसी के साथ में कनेक्ट होते हैं कि आप लोगों को आप लोगों के साथ में कनेक्ट कराते हैं, और ये काफ़ी बड़े इसको सपोर्ट करने वाले, और कहते थे कि लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाना है तो इसको आप लोगों को अपनाना चाहिए। तो इसको काफ़ी अच्छे लेवल पर ये लाने वाले इंसान थे। इनके द्वारा बहुत सारी चीज़ें लिखी गई, द लाइफ डिवाइन, इसी के साथ में योगा के बारे में देखो, द सिंथेसिस ऑफ योगा, द सीक्रेट ऑफ वेदा। आप लोग देख सकते हैं हमारे पास में ना खजाना है भाई साहब, हमारी जो कल्चर है उसका, अगर उसको ढंग से यूटिलाइज करना सीखे। हम लोग आज के में सोशल मीडिया में इतने डूब गए ना, कसम से यार ज़िंदगी ना बिल्कुल बदतर बना लिया आज की डेट में लोगों ने। 1 मिनट की शांति नहीं है भाई साहब, पता नहीं कहाँ कहाँ परेशान रहते हैं। आप लोगों को कुछ ऐसे बच्चे देखने को मिलेंगे जो पूरे दिन जो है वो करंट अफेयर के पीछे भागते रहते हैं। सुबह को बैठकर 1.5 घंटे की ये वीडियो देखेंगे, फिर पता नहीं कहाँ कहाँ पर मुझे मेल दिख रहा है, कह रहा है सर ये भी देख लूँ वो भी देख लूँ। एक ट्रस्ट रहेगा नहीं जब तक आप लोगों को अपने ऊपर और थोड़ा सा टीचर के ऊपर। तो जितना कवर कराया जा रहा है ना, अगर इतना कवर करके चले जाओगे ना, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ स्टाम्प पे लिख के कि एग्ज़ाम में जो आप लोगों के साथ में बच्चे बैठे होंगे ना, उनसे बेहतर ही आप लोग परफॉर्म करोगे। क्योंकि इस लेवल पर जब आप लोगों को चीज़ें पढ़ाई जा रही है, सारी चीज़ें कवर कराई जा रही है, मान लो कोई एक आधा टॉपिक है, ठीक है, कई एक बच्चा कह रहा है कि सर ये टॉपिक आपने कवर नहीं किया, वो टॉपिक ऐसा नहीं कि आज कवर नहीं किया है। मान लो G20 का टॉपिक आया, एक बच्चा कह रहा है जिस G20 का टॉपिक छोड़ दिया। पिछले आप लोग उठाकर देखोगे सेशन कितनी बार G20 का टॉपिक हो चुका है। हो सकता है आज कवर नहीं किया हो, रीज़न हो उसके पीछे कि उससे बेहतर कुछ और कवर करने का मेरा मन हो, तो उसके बाद में G20 में कुछ और डेवलपमेंट होगा, फिर आगे कवर कर देंगे उसको। तो आप लोग इस तरीके से आप लोग बस जो दिया जा रहा है, जो करवाया जा रहा है उसको तो कवर कर लो। क्या इतना कर ले रहे हो? पूरे वीक में कितने सारे टॉपिक्स डिस्कस करवाता हूँ, उनको कर लेते हो कवर? कितनी सारी वोकेबलरी, कितने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जो होती है संडे और सैटरडे में आप लोगों के लिए, जो एस्से या फिर आप लोगों का जो एथिक्स का क्वेश्चन आता है, क्या ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर ले रहे हो? अगर ये प्रैक्टिस कर ले रहे हो तो फिर इसका मतलब ये है कि आप लोग एक तरीके से सही पैटर्न में चल रहे हो।
SLVpedia पर आप लोग जाओगे ना, यहाँ पर आप लोगों को डेली आर्टिकल भी पोस्ट किए जाते हैं कई सारे। यहाँ पर आप लोग जाकर देखोगे तो आप लोगों को यहाँ पर क्विज भी दिए जा रहे हैं, वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो चीज़ें आप लोगों को मैं दे रहा हूँ ना, अगर वो चीज़ें ढंग से कवर कर लोगे तो कसम से यार आप लोग जब एग्जाम में जाकर बैठोगे उस टाइम पर पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। कुछ एक्सपीरियंस से ही बातें करता हूँ, तो उनको फॉलो कर लो, थोड़ा सा ट्रस्ट कर लो अपने ऊपर, मतलब मेरे ऊपर और मैं कुछ ज़्यादा अपने ऊपर, और फिर देखो कितना मजा आता है। तो जो इनके द्वारा चीज़ें लिखी गई हैं उसकी कुछ बातें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में जो बेसिक सी चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करा दी हैं। तो इनको आप लोग देखना एक बार, तो आप लोगों के माइंड में कन्फ्यूज़न नहीं होगा। कल को किसी भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में अगर आप लोगों से पूछा जाता है तो कुछ बेसिक चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये लाइफ अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा अचीव कर लेता है ना, वो इंसान अक्सर जो है एक साधु के भेष में आना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसको समझ में आ जाता है कि ज़िंदगी है क्या। आप लोग खुद सोचो, आज की डेट में कई सारे जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा बहुत बड़े बड़े एक्टर रिसेंटली अभी उनकी डेथ हो गई, क्या लेकर चले गए वो अपने साथ में? क्या सारी प्रॉपर्टी जायदाद लेकर चले गए? सोच कर देखो आप लोग एक मिनट के लिए। आज के डेट में सबसे बड़ी प्रॉपर्टी पता है क्या है? वो है हमारा परिवार, वो है हमारे पेरेंट्स, वो है हमारे अपने देश के लिए अगर कुछ करके जाओ तो वो हमारे देश के लोग। तो उससे ज़्यादा बड़ी प्रॉपर्टी कुछ है ही नहीं है आज की डेट में। अगर उनके बीच में आप लोग जिंदा हो ना, तो आप लोग जाने के बाद भी जिंदा रहोगे। इनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं आज की डेट में, आप लोगों को लगा ये मर गए हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। आप लोग जब चले जाओगे इस धरती पे से, आप लोग के बारे में कौन याद करेगा? आप लोग जिस दिन जाओगे ना उसी दिन चले जाओगे, बस कोई याद करने वाला नहीं है कि कोई इंसान भी इस धरती पर आया था। तो सोचो आप लोग यहाँ पर ये सारी चीज़ें। APJ अब्दुल कलाम सर के बारे में मैं पढ़ाता हूँ डेली, ठीक है। इवन आप लोग जाकर चेक करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को हर जगह मतलब इनकी पिक्चर आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। ये देखो, ये मैं खड़ा हूँ छोटू सा मतलब मैं या फिर आप लोग तो कहने का मतलब क्या हो गया कि आप लोग ऐसी ज़िंदगी जी कर गए कि यहाँ पर आज की डेट में भी जाने के बाद भी लोग याद कर रहे हैं। तो ये रियलिटी में होती है यार। आप लोग खुद सोचो, घर में जो बुज़ुर्ग होते हैं, बाबा दादी या फिर कोई भी जैसे दादा दादी नाना नानी, जब तक वो घर में बैठे रहते हैं ना तब तक हम लोग को मतलब उनकी इज्जत नहीं होती है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, पर जिस दिन चले जाते हैं ना उस दिन समझ में आता है कि भाई साहब क्या खो दिया इंसान। आप लोगों के ऊपर बैठा हुआ था, गर्मी सर्दी धूप छाँव कुछ नहीं आप लोगों तक आने दे रहा था वो इंसान। जैसे पापा होते हैं ना घर में, मम्मी और पापा, सारी प्रॉब्लम आप लोगों तक आती नहीं। आप लोगों को लगता है ज़िंदगी बड़ी मस्त चल रही है भाई साहब, कुछ भी टेंशन नहीं है। इन रियलिटी टेंशन इतनी सारी है वो आप लोगों तक आने ही नहीं दे रहे हैं। आप लोग घर से बाहर रहते हो, आप लोगों को बताते ही नहीं है। बस 2 बातें पूछें, क्या चल रहा है? ठीक है बेटा, बढ़िया चल रहा है। वो बातें छुपा लेते हैं तुमसे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि टेंशन उसको देंगे तो वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा या कर पाएगी। तो आप लोग समझो उनकी चीज़ों को, तो वो ढाल हैं आप लोगों के लिए। तो इस तरीके से उनके लिए अगर कुछ करने का मौका मिल रहा है तो एक तरीके से ज़िंदगी में थोड़ा सा तो अपने आप को सीरियस कर लो यार। अपनी ज़िंदगी में अगर सीरियस नहीं हो पा रहे हो तो दूसरी क्या चीज़ें आप लोग कर पाओगे? अपने खुद को लेकर जो इंसान सीरियस नहीं है ना, उस ज़िंदगी में किसी चीज़ को लेकर सीरियस नहीं हो सकता। ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो ज़िंदगी में सीरियस होना सीखो, अपने बारे में थोड़ा सोचो और उस चीज़ को यूटिलाइज करके कैसे कुछ अपनी ज़िंदगी प्रोडक्टिव कर सकते हो। आप लोग कमाना है, कमाओ यार, जितना पैसा कमा सकते हो। पैसा कभी गलत नहीं होता है। आप लोग खुद सोचो, मैं आज के दिन में कहता हूँ कि मुझे दूसरों को किताब देनी है, मुझे दूसरों की हेल्प करनी है। सोचो मेरे पास में अगर अच्छा खासा पैसा होता तो मैं कितने सारों की हेल्प कर पाता। अभी गिने चुने को मैं कुछ कुछ को हेल्प कर पाता हूँ ले दे के, ठीक है। तो अगर पैसा होगा तो और ज़्यादा लोगों की हेल्प हो पाएगी। तो अगर आप लोगों के पास में पैसा है तो पैसा गलत नहीं होता है, गलत तरीके से कमा गया पैसा गलत होता है। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर? तो इस तरीके से ज़िंदगी में कोशिश करो एक ऐसी पोजीशन पर जाओ कि अच्छी गाड़ी हो आप लोगों के पास में, इस तरीके से अपने परिवार को अच्छे से रख सको, किसी की हेल्प करने का मौका मिले तो उसकी हेल्प भी कर सको, तो कुछ प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में कर सको। तो ये चीज़ें आप लोग कर पाओगे तो बड़ी ही बेहतरीन तरीके से। और ये पोस्ट जो होते हैं ना, ये UPSC के थ्रू ये सारी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को देती है काम करने की, इसीलिए ये बेहतरीन पोस्ट है। इन पर जाकर बैठो तो इसके साथ न्याय करना, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे। एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में डाउट हो तो बताना जरूर, ओके। ये जो आर्टिकल है ये द हिंदू के द्वारा भी कवर किया गया, इंडियन जो द टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा कवर किया गया, मतलब जहाँ जहाँ पर भी जिसका मौका मिला सबने कवर किया। बात की जा रही है टॉयलेट एक प्रेम कथा, मतलब टॉयलेट एक प्रेम कथा नहीं है, टॉयलेट 2.0 ये एक तरीके का कैंपेन है, ठीक है। तो ये जो कैंपेन है यहाँ पर ये अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया बेंगलुरु के अंदर में। और बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर यह है कि इस चीज़ के ऊपर फोकस दिया जा रहा है। मैं तो रियलिटी में इस चीज़ को लेकर ग्लैड यानी कि काफ़ी पर्सन हूँ कि ऐसी चीज़ें हो रही है। आप लोगों को पता है मुझे पानी मतलब बहुत पीना पड़ता है, पसीने बहुत आते हैं, उसके साथ में फिर टॉयलेट भी आता है। और फिर अगर कहीं बाहर होता हूँ तो फिर पब्लिक में ऐसे टॉयलेट दिखाई देते हैं। बहुत डिसेंट फोटो लगाई है, जब सर्च किया ना इससे भी गंदे गंदे दिख रहे थे, ठीक है। तो ये जो टॉयलेट वाली सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलती है, तो इसको दूर करने के लिए यहाँ पर टॉयलेट 2.0 ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर पीपल्स फॉर टॉयलेट्स,
तो एक स्वच्छ भारत मिशन जो अर्बन वाला इनिशिएटिव है उसके ऊपर फोकस दिया जा रहा है। अगर आप लोग यहाँ पर बात करें, हमारे देश में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो लॉन्च की गई पिछले कुछ दशक में वो है स्वच्छ भारत मिशन, जो कि अप्रिशिएट करने लायक है अपने आप में। मतलब मुझे पर्सनली लगा कि ऐसा प्रोग्राम देश के अंदर जरूर लॉन्च होना चाहिए था। 2014 में ये प्रोग्राम लॉन्च कर दिया गया स्वच्छ भारत मिशन के नाम से। तो 2014 में जब ये लॉन्च किया गया तो टारगेट रखा गया कि 2019 तक का देश को स्वच्छ बनाना है, यानी कि 5 साल का टारगेट। 5 साल का क्यों? क्योंकि 150वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी थी महात्मा गांधी जी की। तो याद रखिएगा 2019 में महात्मा गांधी जी की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई और 2022 में अभी अरबिंदो जी की। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो जब हम लोगों ने फोकस किया कि स्वच्छ भारत सुधारना है यहाँ पर, तो ओपन डेफिकेशन फ्री सोसाइटी बनाने की बात की, यानी कि खुले में जो शौच करते हैं उनको रोकना है। खुले में शौच करने वालों को रोका गया। काफ़ी सारे जो है मुहिम यहाँ पर चलाई गई, बहुत सारे काम यहाँ पर किए गए। अभी फिलहाल के टाइम पर जो टॉयलेट्स हैं, पब्लिक टॉयलेट हैं, उनको कैसे स्वच्छ बनाना है उसके ऊपर यहाँ पर काम किया जा रहा है। और ये किस एरिया में जाएंगे? गांव में। आप लोगों ने देखा होगा गांव में नॉर्मली पब्लिक टॉयलेट आप लोगों को ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, अपने अपने घरों में रहते हैं। पर शहरों में लोग बाहर से जाते हैं काम करने के लिए, जॉब पर, स्कूल में, या कहीं पर भी जा रहे हैं, या मार्केट में जा रहे हैं, ठीक है, डॉक्टर के पास में जा रहे हैं, कुछ खरीदने जा रहे हैं, तो वहाँ पर पब्लिक टॉयलेट अच्छे होने जरूरी है, वरना फिर नक्शा जो है वो दीवार पर बना हुआ नजर आता है। समझ रहे हैं? हमारे देश में आज़ादी है ना, कहीं पर भी थूक दो, कहीं पर भी मूत दो, कोई आप लोग कुछ नहीं कहेगा। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इतनी आज़ादी भी कभी कभी अच्छी नहीं रहती है। ठीक है, तो इसी के चलते यहाँ पर टॉयलेट 2.0 कैंपेन चलाया गया। इस कैंपेन ने अभी रिसेंटली काफ़ी मोमेंटम गेन किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है उनके द्वारा मिलकर पार्टिसिपेट किया जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर के साथ में, एनजीओ के साथ में और सिटीजन के साथ में। यानी कि हम लोग भी काम कर रहे हैं, एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी, प्राइवेट सेक्टर भी, और अर्बन लोकल बॉडीज़ भी। जैसे हमारे देश में जो लोकल बॉडी होती है ना, म्यूनसिपैलिटीज़ वगैरह, तो शहरों में जो पाई जाती हैं, वो भी यहाँ पर काम कर रही हैं। टॉप परफॉर्मिंग सिटी कौन सी होगी, उसकी जो बेसिकली परफॉर्मेंस बताई जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा। इसके मिनिस्टर कौन है वो आप लोग बताइए। तो टॉयलेट 2.0 कैंपेन जो है वो स्वच्छ भारत मिशन का जो अर्बन यानी कि शहरों वाला जो इनिशिएटिव है उसके तहत में वर्ल्ड टॉयलेट डे जो कि 19 नवंबर को सेलिब्रेट किया था, उस दिन इसको लॉन्च किया गया था। और मुझे अभी याद है जब मैंने 19 नवंबर को डिस्कस किया था आप लोगों से डे, तो मैंने एक थीम आप लोगों को बताई थी। वो थीम आप लोगों को लिखनी है, इंपॉर्टेंट है, इतनी सारी चीज़ें इसके साथ में जुड़ी हुई हैं। तो अगर वहाँ से क्वेश्चन बन जाए तो ये मत बोलना क्वेश्चन कहाँ से आ गया, तो भाई साहब यहाँ से आ गया। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट वे में कुछ और भी न्यूज़ में चल रहा है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो थीम बताओ कमेंट बॉक्स में 19 नवंबर को। ठीक है, कुछ विजिबल इनविजिबल की बात की थी मैंने, याद आ रहा है कुछ? मेकिंग ऑफ द इनविजिबल कुछ चलिए बताइए। तो एम क्या है? एम बात की जा रही है यहाँ पर कि पब्लिक और कम्युनिटी जो बेसिकली यहाँ पर एक तरीके सिस्टम में ऐसा रहेगा कि चेंज किया जाएगा फेज ऑफ द पब्लिक और कम्युनिटी टॉयलेट, ताकि मिलकर कलेक्टिवली यहाँ पर सिटीजन और अर्बन लोकल बॉडीज जो है वो या रेस्पॉन्सिबल भी बनाई जा सके। क्योंकि अगर टॉयलेट है तो फिर टॉयलेट का यूज़ करना बनता है, पर लेकिन टॉयलेट भी ऐसे हो कि वहाँ पर यूज़ करने लायक हो। कई जगह तो जो अच्छे टॉयलेट है वहाँ पर ताला लगा रहता है, ऐसी भी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती है। मैंने कहा किस लिए बना रखे हैं तो बता दो। तो 5 ऐसे एरिया हैं जिनके ऊपर काम करना है। एक तो लोगों के लिए टॉयलेट बनाए जा रहे हैं, पायलट का एक तरीके से पार्टनरशिप फॉर द टॉयलेट, कैसे और ज़्यादा अच्छे से उनको लेकर चल सकते हैं। जैसे आप लोग जाओ टॉयलेट में तो कई बार फ्लश नहीं करते हैं कई सारे लोग, ठीक है, जल्दबाजी में आ जाते हैं, भूल जाते हैं, ठीक है, वो काम करने स्टार्ट किया जाए। डिज़ाइन कैसी होनी चाहिए टॉयलेट की, इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाए, रेट दिया जाए टॉयलेट को कि ये टॉयलेट बड़ा बेहतरीन है, उसकी रेटिंग की जाए, ठीक है। और अपने थॉट क्या है उसको टॉयलेट को लेकर, हर चीज़ों के लिए पॉजिटिव विचार जब रखना स्टार्ट कर देते हैं तो रिजल्ट भी पॉजिटिव आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से टॉयलेट के ऊपर काम करेंगे तो टॉयलेट के पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, है कि नहीं। और खासकर जब बात करते हैं लड़का और लड़कियों के बारे में, तो लड़के तो फिर भी कहीं पर भी जाकर अपने आप को हल्का कर लेते हैं, लड़कियों के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अगर कोई सिटी में अगर वो कहीं पर जा रही हैं आसपास में अगर टॉयलेट नहीं है, खासकर उस टाइम पर आप लोग सोचो दिक्कत कितनी ज़्यादा बढ़ जाती होगी जब पीरियड साइकिल लड़कियों की चल रही होती है। उस टाइम पर अगर पैड वगैरह चेंज करनी है तो इसकी फैसिलिटी के लिए बहुत सारी बातें की जाती हैं कि पब्लिक टॉयलेट जो है वो इतने एक्सेसिबल होने चाहिए ताकि इंसान जो है वो अनकंफर्टेबल न फील करे उस टाइम पर खासकर, क्योंकि ये सारी नेचुरल चीज़ें हैं यार, इनके ऊपर वह फोकस कर रहा है ना कोई बातें कर रहा है, तो इनको जरूरी है कि इनके ऊपर काम किया जाए। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप लोग यहाँ पर लिखने के लिए तो यूज़ कर ही सकते हैं, अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों को इनके बारे में पता होना चाहिए, है कि नहीं। कोई डाउट, कोई शक? कुत्ता एक ऐसा एनिमल है जो कि इंसानों के लिए सबसे वफादार बनाया गया है, ठीक है।
दो चीज़ें ऐसी हैं, एक तो भेड़िया और एक सांप। ये कहते हैं कि जो सांप को दूध पिलाएगा उसी को काटेगा, ठीक है। और भेड़िया जिसने पाला भाई साहब, जिसे मौका लगेगा उसी को खा जाएगा। भेड़िया मूवी देख ली तो चड्डे पहन के फूल खिलाए जंगल कॉमेडी बना दी। मुझे लग रहा था कुछ सीरियस बनाएंगे, कॉमेडी बना के बैठ गए। चलो जो भी है, अभी कंडीशन क्या है, कंडीशन यहाँ पर ये है कि हमारे देश में कई सारे ऐसे इंसिडेंट देखने को मिले जिसमें कुत्तों ने कई सारे लोगों को काट लिया, कई सारे बच्चों को काट लिया। इसके अपोजिट भी आया, कई सारे लोगों ने कई सारे कुत्तों को मार मार के भी फेंका। तो अब यहाँ पर ये एक तरीके का मैन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है यहाँ पर। तो यही आर्टिकल बाकायदा पीआईबी के द्वारा कवर किया गया काफ़ी डिटेल में। तो इसके ऊपर बात की जा रही है कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने इशू की है एडवाइजरी कि किस तरीके से जो गले के कुत्ते होते हैं, पेट एनिमल होते हैं, उनको कैसे लेकर चलना है। तो उसी के बारे में यहाँ पर बातें की जा रही है। इंपॉर्टेंट क्या है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड पहले ये क्यों बनाया गया था और कब बनाया गया था, तो याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु के अंदर में है। और 1962 में जो चीन के साथ में लड़ाई चल रही थी, उस टाइम पर हमको लगा कि ऐसा कुछ बना लेते हैं, हमको अपने कुत्ते यूज़ करने पड़ेंगे चाइना के ऊपर छोड़ने के लिए लड़ाई में, ठीक है मतलब कनेक्ट कर लेना याद रखने के लिए। तो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट लाया गया 1960 में, और इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए फोकस यहाँ पर दिया गया। तो स्टैट्यूटरी बॉडी है यहाँ पर, जैसी बॉडी कानून के थ्रू बनाई जाती है। और कानून क्या था, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960, जिसके अंदर अभी अमेंडमेंट भी किए गए। तो इसके बेस पर यहाँ पर ये बोर्ड बनाया गया। पहली इंपॉर्टेंट बात तो आप लोगों को याद रखनी है, तो इसमें यहाँ पर जो भी गली का कुत्ता रहेगा, पालतू डॉग रहेगा, ठीक है, उसके जो एट्रोसिटी देखने को मिल रही है ना, कि उसके खिलाफ जो चीज़ें हो रही है, जो कई बार आप लोगों ने देखा होगा, कई सारे जो जानवर हैं उनको मारा जाता है, पीटा जाता है। एक वीडियो शेयर की थी मैंने, आप लोग देखना, एग्जैक्ट डेट याद नहीं आ रही है, गले में डालकर फांसी दे दी गई कुत्ते को, क्यों, क्योंकि उसने एक दो को काट लिया वहाँ पर। तो ये ऐसी भी हरकतें देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें रोकने के लिए यहाँ पर काम किया जा रहा है। तो इसी के चलते यहाँ पर जो रूल फ्रेम किए गए, तो यहाँ पर ये एनिमल जो ये वेलफेयर बोर्ड जो है वो इसको देखता है कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। ये ऐसा नहीं कि ये बस ऐसे ही हवाबाजी में काम करता है, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट कोई यहाँ पर कानून बनाती है तो वो भी इसके साथ में डिस्कस कर रही है कि बता भाई क्या करना है हम लोगों को। तो ये एक एडवाइजरी का भी काम करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर ये, जो कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर कानून के थ्रू बनाई गई थी, ठीक है। तो ये एक छोटी सी न्यूज़ है पर लेकिन इंपॉर्टेंट है, और इतना ज़्यादा न्यूज़ में आ चुकी है। कई सारी सोसाइटी में आप लोगों ने देखा हो, कई सारे कुत्ते जो हैं वो रिसेंटली अभी देखने को मिले, जिसमें कई सारे कुत्तों को मार मार के भी फेंका गया, ऐसी भी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये बातें निकल कर आ रही है। तो हल्का सा आइडिया अगर आप लोगों को रहेगा तो फिर आप लोग चीज़ों को समझ पाओगे और हैंडल भी कर पाओगे। ओके, ये जो आर्टिकल है ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर एक शब्द आप लोगों को देखने को मिलेगा, कहाँ पर लिखा हुआ है, यहीं तो पढ़ रहा था मैं कहीं पर, ये है एगमोंट। ये एगमोंट क्या है, इसके बारे में बात करूंगा तो कुछ नई चीज़ें आप लोगों को जानने को मिलेगी। फिलहाल समझते हैं। ये इकोनॉमिक्स टाइम्स के द्वारा भी कवर किया गया और द हिंदू में भी इसके बारे में बातें छपी थी कि 3000 के करीब क्रिप्टो अकाउंट जो हैं वो स्क्रूटनी किए गए इलीगल एक्टिविटी करते हुए। इलीगल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई क्रिप्टो अकाउंट बना ले और यहाँ से वो ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने का काम करने लगे, या फिर कई सारी टेररिस्ट जो फाइनेंसिंग की जाती हैं, यानी कि कोई टेरर एक्टिविटी को फाइनेंस करते हुए, या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि कानून के दायरे में ना आती है, उसको इलीगल एक्टिविटी बोल देते हैं, ठीक है। यानी कि एक देश है, उस देश की फिजिकल बाउंड्री के लिए कानून बना रखा है, उस कानून के हिसाब से कोई काम ना हो तो उस देश के अंदर इलीगल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो हर देश के अंदर इलीगल होगा। मान लीजिए हमारे यहाँ पर भांग जो है उसको यूज़ करना इलीगल बना रखा है, और हो सकता है कई सारे देश ने उसको अलाउ कर रखा हो और कर भी रखा है, मेडिसिनल एक्टिविटीज़ के लिए भी अलाउ कर रखा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देश की फिजिकल बाउंड्री के अंदर में, उस देश की बाउंड्री जो है उसके अंदर में अगर कोई भी चीज़ है वो सही तरीके से चल रही है तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बातें कर रहे हैं। तो इलीगल एक्टिविटीज़ के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये जो अभी यहाँ पर अकाउंट जो है उनके ऊपर यहाँ पर नज़र डाली गई, किसके द्वारा, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया के द्वारा, और यहाँ से ये न्यूज़ निकल कर आ रही है। तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया जो है, जिसको FIU इंडिया बोला गया, 3300 क्रिप्टो अकाउंट जो है वो यहाँ पर देखने को मिले। तो लास्ट 8 मंथ में इनके अंदर सस्पिशियस एक्टिविटी देखने को मिली, जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि गलत तरीके से कमाए गए पैसे को वाइट करना, ड्रग ट्रैफिकिंग यानी कि गलत तरीके से नहीं, एक तरीके से ड्रग्स वगैरह बेचना, ये सब चीज़ें उनमें ये काम करते हुए यहाँ पर नजर आए। तो इसको चलते यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए, लगाम कसने के लिए यहाँ पर इनके द्वारा काम किया गया। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस जो यूनिट है ना, ये अपने ही आप में ऐसे नहीं कि नई नई कोई ताजी बॉडी बनाई गई है, 2004 से काम कर रही है।
हम लोग बैठे हैं 2022 में, तो अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं अगर टाइम आप लोग देखोगे तो ये काफ़ी अच्छे से काम करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या क्या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं किस किस एरिया में उसके ऊपर ध्यान रखती है। ये रिपोर्ट करती है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल को, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। पैसे का मामला है तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। इसी के साथ में एक इंडिपेंडेंट बॉडी भी है और यहाँ पर ये मेंबर है किसका, ये पर्टिकुलर जो शब्द मैं आप लोगों से बोल रहा था, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एगमोंट ग्रुप यहाँ पर, जिसके अंदर 166 के करीब यहाँ पर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो उसमें यहाँ पर ये इसका पार्ट भी है। ठीक है, एगमोंट क्या है, ये कभी कभी आप लोगों को डिफरेंट से नाम देखने को मिलते हैं। तो एगमोंट जो है ये पर्टिकुलर एक सिटी का नाम है। तो एगमोंट कहाँ पर है, ये आप लोगों को ब्रसेल्स यानी कि बेल्जियम के अंदर देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर ये पर्टिकुलर मीटिंग हुई थी इसकी फर्स्ट, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है एगमोंट ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स। 9 जून 1995 में बनाया गया, टोरंटो कनाडा के अंदर इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये कोई पूछ ले आप लोगों से एगमोंट ग्रुप के बारे में किससे रिलेटेड है यहाँ पर ये, तो डिफरेंट सा क्वेश्चन बन जाएगा। आप लोग बोलोगे यार ये कहाँ से आ गया, तो ये इस तरीके से आ गया यहाँ पर न्यूज़ में। तो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन थोड़ी रहती है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग के जो आते हैं उनको सोल्व करने में आप लोग को मदद मिल जाती है। ओके, ये आर्टिकल द हिंदू के अंदर कवर किया गया। इसरो जो है वो MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक तरीका एग्रीमेंट। सोशल अल्फा जो किसके साथ में कैंडिडेट है, तो आप लोग पता है अल्फा किसकी पापा है, गूगल की आप लोगों को नजर आएगी। ठीक है, तो इस्टेब्लिश किया जा रहा है स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, यहाँ पर इसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर हल्का सा पता होना चाहिए। अभी कुछ बातें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँगा। SPN के बारे में अगर आप लोगों से कोई पूछे कि इसरो जो है वो किसके साथ में मिलकर यहाँ पर ये डेवलप किया जा रहा है, इस्टेब्लिश किया जा रहा है, तो ये कम से कम आप लोगों के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा वनडे टाइप एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक एग्रीमेंट साइन कर रही है, एक समझौता कर रही है किसके साथ में, सोशल अल्फा के साथ में। यहाँ पर किसके लिए, ये SPIN स्पिन यानी कि स्पेस टेक इनोवेशन यानी कि टेक्नोलॉजी के फील्ड में कुछ इनोवेशन करने की बात यहाँ पर की जा रही है। इनोवेशन रहेगा क्यूरेशन का मतलब क्या होता है, क्यूरेशन का मतलब होता है एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कोई भी एक्शन या प्रोसीजर जो सेलेक्ट करने के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी आइटम के लिए, मतलब किसी चीज़ को कलेक्ट करना। ठीक है, वेंचर यानी कि कोई उद्यम यानी कि बिजनेस किसके फील्ड में, ये होता है स्पेस एंटरप्रेन्योरल यानी कि स्पेस के फील्ड में भी अब यहाँ पर बिजनेसमैन बनाए जाएंगे। यह है नेक्स्ट लेवल की तैयारी करना अपने खुद के देश के अंदर में। फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज है इस तरीके स्पेस के फील्ड में, बोथ सोशल अल्फा और इसरो जो यहाँ पर डेवलप करेंगे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज। इसी के साथ में प्राइमरली जो फोकस रहेगा जैसे इस जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी, अगर हम लोग ये डेटा इकट्ठा कर पाते हैं, आप लोगों को पता होगा अभी हम लोगों ने कुछ दिनों पहले गूगल जो है उसके साथ में मिलकर गूगल स्ट्रीट व्यू अपना निकाला, वो आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, इनेबल किया जाएगा टेक्नोलॉजी फॉर स्पेस मोबिलिटी, एरोस्पेस मटेरियल, सेंसर और इसी के साथ में एवियोनिक्स। तो बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जिसमें हम लोग आगे काम करेंगे, जिसके बारे में हम लोग अब तक सोच भी नहीं रहे थे। तो उस फील्ड में अब हमारे बिजनेसेस आप लोगों को निकलते हुए नजर आएंगे, तो उसमें हम लोग काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एक तरीके का सिस्टम है जो हम लोग क्रिएट करने की बात कर रहे हैं। तो बेहतरीन है, इनोवेटिव है, तो देखते हैं कहाँ तक हम लोग पहुँच पाते हैं। ओके दोस्तों, ये ऐसी न्यूज़ है जो कि डायरेक्ट आप लोग ये काम आती हैं, और क्या समाज में चल रहा है इक्का दुक्का थोड़ा बहुत आइडिया आप लोगों को होना भी चाहिए, तो उसमें भी काफ़ी फायदेमंद है। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा इनोग्रेट किया गया फर्स्ट फेज़ ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोपा, कहाँ पर, नॉर्थ गोवा के अंदर में। G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई मुंबई के अंदर में, फोकस करने के लिए लीस्ट डेवलप जो आइलैंड नेशन है यानी कि ऐसे देश जो कि आइलैंड हैं यानी एक तरीके से ना टापू टाइप में है और वो डेवलप भी नहीं है, तो उनके ऊपर फोकस देना जो कि गरीब है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा काफ़ी बड़ी बात बोली गई कि कोलिजियम के अंदर जो भी डिस्कशन होगा, कोलिजियम मतलब जो भी आप लोगों को समझाया था, जो कि हमारी कंट्री में जो जजेज होते हैं उनका अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं, उसके अंदर में पब्लिक जो डोमेन के बारे में जब हम लोग बात करेंगे, कोई भी डिस्कशन पब्लिक डोमेन में नहीं आएगा, यानी कि हमारे पास में नहीं पहुंचेगा वो क्या डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट जो रिजोल्यूशन एंड फाइनल डिसीजन ये वो क्या करेंगे, अपलोड करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट होगी, यानी कि प्रोसीजर क्या होगा वो नहीं बताएंगे, उसका जो फर्स्ट रिजोल्यूशन और जो फाइनल डिक्लेरेशन होगा, जो डिसीजन आएगा वो जनता को पता चलेगा, उसके बीच में क्या चीज़ें हुई हैं वो अपने तक ही सीमित रखेंगे। ये बातें यहाँ पर देखने को मिली है।
केरला जो है उसके द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया इंडिया का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म। तो ये काफ़ी बड़ी बात है अपने आप में। केरला इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा आगे चल रहा है और काफ़ी लंबे समय से। केरला को कौन से 2 राज्य टच करते हैं बाउंड्री में, बताइए जरा। 2 दिन का नेशनल कॉन्क्लेव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज कहाँ पर देखने को मिला, तो ये वाराणसी यानी कि उत्तर प्रदेश, जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, तो यहाँ पर ये देखने को मिला। ओके, ये न्यूज़ मुझे पर्सनली काफ़ी मतलब हंसी देने वाली थी, हालांकि ये जोक नहीं है पर लेकिन रियल हो चुकी है, अच्छी बात है। रसिया टॉप ऑयल सप्लायर नवंबर के महीने में बना रहा, सेकंड मंथ, अक्टूबर में तो था ही, नवंबर के महीने में भी, यानी कि भर भर के रस्से से डिस्काउंट में तेल खरीदा हम लोगों ने। छठे राउंड की इंडिया और यूके की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जो टॉक है वो स्टार्ट हो चुकी है, तो देखते हैं कहाँ पर आगे ये बात पहुँचती है, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में, यहाँ पर बात की जा रही है नेशनल कंज्यूमर कोर्ट के बारे में। तो बोरोवर डोंट हैव टू टोल्ड इंडिविजुअल अबाउट चेंज इन रेट, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो नेशनल कंज्यूमर कोर्ट के द्वारा यहाँ पर ये बातें बताई जा रही है। कंज्यूमर कोर्ट क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर जो एक तरीके से ना आप लोग कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आप लोग कंज्यूमर कहलाते हैं। आप लोग जैसे इंटरनेट यूज़ करें तो इंटरनेट के कंज्यूमर है, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट आप लोग लेकर आए तो आप कंज्यूम जिसको करते हैं, यूज़ करते हैं, तो कंज्यूमर कहलाता है। टाटा ग्रुप के द्वारा बड़ी बात है यहाँ पर, ये 100 स्मॉल एक्सक्लूसिव एप्पल स्टोर जो है वो ओपन किए जा रहे हैं देश के अंदर में। तो टाटा ग्रुप जो है वो मिलकर काम करेगा एप्पल कंपनी के साथ में मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में, तो ये अपने ही आप में बड़ी बात है। फर्स्ट G20 फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक जो उनकी जो है बेसिकली जो सेंट्रल बैंक के जो भी यहाँ पर डिप्टीज़ हैं, तो उनकी यहाँ पर जो मीटिंग आप लोगों को देखने को मिल रही है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये फाइनेंस मिनिस्टर और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है वो जॉइंटली मिलकर इसको होस्ट करेंगे, ठीक है। RBI के द्वारा शॉर्ट लिस्ट किया गया 7 कंसल्टेंसी फर्म को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, मशीन लर्निंग के लिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर आने वाले टाइम में हम लोग किसके ऊपर काम कर रहे हैं, डिजिटल करेंसी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो उस फील्ड को प्रोडक्टिव बनाना और आगे लेकर चलना ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसके लिए ज़रूरी है। इंटरनेशनल लेवल पर क्या क्या घटित होता रहता है उसके बारे में आप लोग का आइडिया होना चाहिए। इंडोनेशिया ने इंडिया को बोला, रिक्वेस्ट करी कि देख भाई इंडिया, यार आसियान कंट्री का एक कंसेंसस है जिसमें हम लोग सब मिलकर काम करते हैं, और उस कंसेंसस के हिसाब से जो म्यांमार है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा चुके हैं। यानी कि इंडोनेशिया ने इंडिया को बोला कि जो आसियान ग्रुप की जो थीम है उसका मतलब है डेमोक्रेसी, पर अभी म्यांमार के अंदर में डेमोक्रेसी का तख्ता पलट करके आर्मी बैठी हुई है, तो तुम जो है आसियान ग्रुप का साथ दो, ना कि म्यांमार का साथ दो। इंडिया ने बोला कि मैं म्यांमार का साथ देना तो छोड़ दूं, पर लेकिन ये जो है मेरे फेवर में नहीं होगा। क्यों? हमारी कंट्री में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ये नॉर्थ ईस्ट के साथ में हमारा बॉर्डर टच करते हैं, तो कल को चलकर अगर नॉर्थ ईस्ट को मैं छोड़ दूं तो कैसे हमारा काम चलेगा। दूसरा, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी देखी है, जो पहली सर्जिकल स्ट्राइक म्यांमार के अंदर में की गई वो म्यांमार की आर्मी की हेल्प से इंडिया की आर्मी ने करी वहाँ पर, ताकि जो हमारे देश में नॉर्थ ईस्ट में कोई भी इंसर्जेंसी होती है, कोई गलत काम होता है, उसको टैकल किया जा सके। तो उस आर्मी के साथ में गलत तरीके से ट्रीटमेंट जो है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेगा, और अगर हम लोग दूर जाएंगे कल को चाइना की गोद में जाकर बैठ जाएंगे, तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम लोग मिलकर काम करें। जापानीज स्टार्टअप के द्वारा लॉन्च किया गया फर्स्ट एवर मून मिशन विद SpaceX तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नासा का ओरियन कैप्सूल जो है वो सेफली फ्लाइंग किया यहाँ पर आफ्टर आर्टेमिस जो 1 मिशन है, तो ये भी एक तरीके से पूछा जा सकता है मिशन के साथ में किसका है ये। रसिया बैक कर रहे हैं इंडिया को परमानेंट UNSC की मेंबरशिप के लिए, जो कि रसिया हमेशा ही करता रहता है, पर लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं, उनमें से चाइना टॉप पर है, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, छोटू कौन बनेगा करोड़पति, डायरेक्ट कई बार पूछ ले आते हैं, जैसे कि सुखविंदर सिंह किस राज्य के अभी यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बने हैं, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड। तो छोटा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के लिए, मतलब पर्सन इन न्यूज़ में बन जाता है। G20 की जो यहाँ पर वर्किंग ग्रुप की, डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग होस्ट की गई मुंबई, वाराणसी, अहमदाबाद या फिर चेन्नई के द्वारा, ये बताइए। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है मेसोट्रेप्स जो यहाँ पर पेलिटास, ठीक है। तो इसके बारे में बताना है आप लोगों को कि विच वाज एडेड टू IUCN रेड लिस्ट, किस पर्टिकुलर स्पीसीज से बिलोंग करते हैं यहाँ पर, मतलब क्या है ये, कछुआ है, कोई मेडिसिनल प्लांट है, सांप है, तितली है, क्या है ये। तो नाम अगर नहीं पता होगा तो फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली है क्या। तो ये ऐसे क्वेश्चन बड़ी जल्दी पूछे जाते हैं, ठीक है। बात की जा रही है कि वेयर इज इंडिया फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म अभी लोकेटेड कहाँ पर है।
ये आसाम, गुजरात, केरला या फिर तेलंगाना। तो ये तो आज की ही न्यूज़ है, मुझे नहीं लगता कि इसको लेकर आप लोगों के मन में कोई डाउट होगा। तो इसका आंसर तो आसानी से दे सकते हैं ना। देखो ये होता है जब प्रैक्टिस साथ में करते हो ना आप लोग, तो चीज़ें इस तरीके से बहुत सारी आप लोगों के याद रहनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए कहता हूँ कि रेगुलर चीज़ों को प्रैक्टिस करके आगे बढ़ते रहो। बहुत सारी प्रैक्टिस तो मैं यहीं याद करवा दूंगा आप लोगों को, बहुत सारी चीज़ें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सी सेट का, इसका आंसर दो, इसके बाद में वोकेबलरी देखेंगे और आंसर भी देखेंगे क्वेश्चन के। तो ये भी आप लोग अटेम्प्ट करो। तो क्या है आंसर बताइए, तब तक मैं आप लोगों को एक रिवर के बारे में बताता हूँ। रिवर क्या नाम है इसका, इसका नाम है यहाँ पर कुटने। कुटने रिवर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है और जो दो कंट्री से कनेक्ट मिलेगी, एक तो है कनाडा और दूसरा है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बॉर्डर पर। यहाँ पर आप लोग देखते हैं इसके नाम पर कुटने नेशनल पार्क भी आप लोग को कनाडा के अंदर में देखने को मिलता है। बड़ी ही शांत सी, बड़ी ही शानदार सी ये रिवर आप लोग को फ्लो होती नजर आएगी। देखो कितना मनमोहक नज़ारा है कि नहीं। बात कहाँ की जा रही है, अपने देश के कंपेयर में देखोगे तो बात की जा रही है कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर जो आप लोग को देखने को मिलती है। इसकी जो लेंथ है वो लगभग 700, 750, 780 किलोमीटर लंबी आप लोग को ये रिवर देखने को मिलती है। तो इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो यहाँ पर भी दी गई हैं, तो हल्का सा आइडिया रखिएगा कम से कम। कहाँ इंटरनेशनल रिवर के बारे में भी कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। अभी क्वेश्चन जो पूछे हैं उनके आंसर डिस्कस करेंगे और उसके बाद में फिर आगे। सबसे पहले तो अभी सुखविंदर सिंह जो है उनका नाम आप लोग याद रखते हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो ये नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर बन गए हैं हिमाचल प्रदेश के, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो अभी इलेक्शन हुए, तो उसकी वजह से आप लोगों को पता है क्या क्या चीज़ें हुई, तो बताने वाली कोई बात ही नहीं है। G20 की मीटिंग के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो G20 बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाला है अभी आने वाले टाइम में। तो ये अभी रिसेंटली आप लोगों को मुंबई में देखने को मिली, तो ये इस तरीके की न्यूज़ भी आगे बनती रहेंगी, तो इनके बारे में कुछ कुछ आइडिया कम से कम आप लोग रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। यहाँ पर बात की जा रही है एक पर्टिकुलर मेडिसिनल प्लांट के बारे में, यानी कि ये मेडिसिनल प्लांट है। यहाँ पर ये मेडिसिनल प्लांट हिमालयन रीजन में पाया जाता है। आयुषियन यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर कि ये एक तरीके से जो अभी डाला गया यहाँ पर, तो ये ऐड किया गया यहाँ पर रेड लिस्ट के अंडर में, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में है। हमारे देश में यहाँ पर ये उत्तराखंड वाले रीजन में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये पूछा जा सकता है स्टेट पीसीस के अंदर भी आप लोगों से, उत्तराखंड वासियों ध्यान रखना, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल, ये मैंने आज ही आप लोगों को पढ़ाया, तो ये केरला है। केरला के जो चीफ मिनिस्टर कौन है पता है आप लोगों को, चलिए बताइए। अपने अपने राज्य के चीफ मिनिस्टर तो पता होगा ना। एक बच्चा कह रहा है कि सर कई बार मेरे माइंड में कन्फ्यूजन आता है, मैं अपने राज्य का चीफ मिनिस्टर भूल जाता हूँ, कुछ याद करने की ट्रिक बताओ। मैंने कहा यार ये तो कुछ ज़्यादा ही तगड़ा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ की वजह से कार्बन न्यूट्रलिटी की बात यहाँ पर की जा रही है। और आप लोगों को पता है 2070 तक हम लोग अपने देश को कार्बन न्यूट्रल फ्री बनाने की बात कर रहे हैं। तो ये छोटे छोटे स्टेप उसमें काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हुए नजर आएंगे, ठीक है। सी सेट का क्वेश्चन है, आंसर क्या है इसका, आंसर है इसका ए। काफ़ी अच्छे से आप लोग यहाँ पर देखते हैं, ये एक्सप्लेनेशन भी है आप लोगों के सामने। बाकी ये क्वेश्चन मतलब जो आप लोगों ने अच्छे से पार्टिसिपेट किया। अब बात करेंगे कौन बनेगा करोड़पति, मतलब बात करेंगे आज की वोकेबलरी के बारे में। इंटरेस्टिंग शब्द है और एक शब्द ऐसा है जो आप लोगों ने अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी देखा होगा, बात करूँगा उसके बारे में भी। आप लोगों को इंग्लिश बोलना है, इंग्लिश समझना है, इंग्लिश लिखना है, तो आप लोगों की वोकेबलरी जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर मतलब पता होगा शब्द का तभी बात को लेकर आगे चल पाओगे। एनडीए, सीडीएस, एसएससी, बैंकिंग में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पर एंटोनिम, सिनोनिम्स वगैरह ये सब चीज़ें। और बाकी आंसर राइटिंग में अगर चाहते हैं तो पता होना चाहिए। कॉन्फ्रंट्रेशन, आमने सामने, इंडिया और चाइना की जो आर्मी है आमने सामने आ गई, तो एक तरह का कॉन्फ्रंट्रेशन है और ये हॉस्टाइल सिचुएशन है जो कि एक नेगेटिव तरीके से देखा जाता है। इसके अपोजिट क्या होगा, काम, यानी कि शांति में रहना, जिंदगी को एंजॉय करना, मजे में रहकर, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। ट्रांसग्रेशन भी क्या होता है, उल्लंघन कर देना, ठीक है। एक तरीके से बाउंड्री पार कर हमारे साइड में आ गए, तो जो रूल है कि हम लोगों को शांति बनाकर रखनी है एक दूसरे के साथ में, उसका उल्लंघन कर दिया गया है इनके द्वारा, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अगेंस्ट द लॉ चले गए, अगेंस्ट द कानून चले गए, तो ये सही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ओबीडियंट, यानी कि एक शांति में चीज़ों को फॉलो करने वाला इंसान, ठीक है। स्टेम सेल के बारे में सुना है, स्टेम सेल जो कि बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलता है उत्पन्न होना, यानी कि एक तरीके से जो किसी चीज़ को सपोर्ट किया जा सके। स्टेम सेल का इस्तेमाल करके साइंटिस्ट ये कह रहे थे रिसेंटली अभी, जिसमें नोबेल प्राइज मिला था जापान के साइंटिस्ट को, कि उससे काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो बना सकते हैं स्टेम सेल का इस्तेमाल कर। तो ये सपोर्टिव मेन जो कुछ ऐसी चीज़ देखने को मिलेगी जो कि सहायक हो चीज़ों को सपोर्ट करने में, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। इसी के साथ में रेस्टोरेशन का मतलब क्या होता है, पुराना किला था उसकी टूट गई थी दीवारें, मरम्मत कर दिया, रिपेयर कर दिया,
तो यानी कि उसको ठीक कर दिया, तो पहले वाली पोजीशन में लाने की कोशिश की जाती है उसको, जैसा पहले था। रिपेयर कर देना, तो रिपेयरिंग तो रेस्टोरेशन की कैटेगरी में आता है। पड़ा हुआ है जैसे पड़ा रहने दो, नेग्लेक्ट, ठीक है, ऊपर कोज राइज गिवियर है। इसी के साथ में स्वैथ, इसका मतलब होता है लिफाफा, ठीक है। एनवलप जो चीज़ें आप लोग बोल सकते हैं कि समथिंग जो कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं एक नहीं, एक एरिया भी आप लोग बोल सकते हैं, किसी चीज़ का हिस्सा, एक बड़ा सा एरिया आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये स्वैथ वर्ड यहाँ पर यूज़ किया जाता है। एक लार्ज पार्ट ऑफ समथिंग दैट इंक्लूड सेवरल डिफरेंट थिंग, जिसके अंदर कई सारी और भी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिले, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अपोजिट हो गए यहाँ पर ब्रिंक, बाउडर, तो बाउंड्री ये आप लोग को देखने को मिलेगा। ये शब्द में से एटलीस्ट एक सेंटेंस तो आप लोग फॉर्म करके देख ही लीजिएगा। 5 बना दोगे तो मेरे ऊपर एक एहसान होगा, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों। एक सेंटेंस फॉर्म जरूर करना है दोस्तों, ठीक है। तो मतलब कि याद रहेगा, कम से कम एक शब्द तो डेली लर्न कर ही सकते हो। जैसे SLV पीडिया टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रखा है, वहाँ पर एक शब्द डेली आप लोगों को पोस्ट किया जाता है वहाँ पर, ठीक है, वर्ड ऑफ द डे के नाम से, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को जानने को मिलती हैं अगर इन चीज़ों का आप लोग इस्तेमाल कर पाते हो। बाकी जो भी आंसर दे रहे हैं, ऑल द बेस्ट डियर, इसी तरीके से लगे रहो। जब रिजल्ट आएगा उस टाइम पर ये मेहनत जो है आप लोगों की समझ में आएगी कितने शानदार तरीके से काम किया गया। पर्सन जो है इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो मैंने पूछा था, तो यहाँ पर इनके द्वारा भी अच्छे से बताया गया यहाँ पर, तो आप लोग देखते हैं। तो यहाँ पर चिदम्बरम सुब्रमण्यम जी के बारे में पूछा था, यहाँ पर देखते हैं। तो हमारे फॉर्मर जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ठीक है, इनका कंट्रीब्यूशन ग्रीन रिवॉल्यूशन में काफ़ी अच्छा यहाँ पर देखने को मिला। इंटरनेशनल जो राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला, उसके अंदर में काफ़ी बड़ा काम किया गया। इंटरनेशनल मेज़ और वीट रिसर्च इंस्टीट्यूट मैक्सिको में इनके द्वारा काम किया गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिनको आगे चलकर फिर भारत रत्न भी मिला। तो भारत रत्न अवॉर्डी हैं ये पर्सनैलिटी, तो इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, फिर बोलते हो क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिए। एक छोटी सी बात यार जो आप लोगों से करना चाहूँगा, ज़िंदगी में अगर लग रहा है ना कि ज़िंदगी रुक गई है, समझ में नहीं आ रहा है, कई सारे बच्चे कह रहे हैं सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे चीज़ों को लेकर चलना है। कुछ नहीं करना है, 3 चीज़ें अपनी पहले सुधार लो एक बार। अपना सोने उठने का टाइम, अपना थोड़ा खाना ठीक कर लो, और तीसरा एक्सरसाइज। ये 3 चीज़ें आप लोग सुधार लो, बाकी सारी चीज़ें सुधरनी स्टार्ट हो जाएगी। टाइम पर सोओगे उठोगे, अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, थोड़ा सा एक्सरसाइज करोगे, अंदर जो है एनर्जी आएगी, और जैसे ही आप लोग खाना ठीक खाओगे तो आप लोग के अंदर पॉजिटिविटी भी आएगी और एनर्जी भी आएगी, और अपने काम पर फोकस कर पाओगे। ये बेस है अपनी ज़िंदगी को सुधारने के लिए। अगर खाना सोना उठना एक्सरसाइज ये बिगड़ी हुई है, तो ये समझो कि शायद ही कोई काम ऐसा होगा जो आप लोगों का सही हो पाएगा, और अगर थोड़ा सही भी हो रहा है तो आगे चलकर बिगड़ जाएगा अगर ये कंट्रोल में नहीं आएगा। इसलिए मैं आप लोग को हमेशा बोलता हूँ कि सबसे पहले आप लोग अपने आप को टाइम पर सोने उठने का काम करो, टाइम पर सुला दो अपने आप को, उठा दो। सुबह हो ही गया आप लोग का 6 बजे वीडियो आती है, इसको देखकर अपने दिन को स्टार्ट कर सकते हैं आप लोग। तो ये काम तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं ना। आई होप कि ये सारी चीज़ें आप लोग ज़िंदगी में इंक्लूड करके चल रहे हैं। इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करो यार, आप लोगों को ये चीज़ें मिल रही हैं तो इसको एंजॉय करने की कोशिश करो, अपने आप को एक डिसिप्लिन में लाने की कोशिश करो। और ज़िंदगी ऊपर नीचे चलती रहती है, किसने कहा कि ज़िंदगी परफेक्ट होती है यार। परफेक्ट ज़िंदगी अगर रहेगी तो कैसे ज़िंदगी को एंजॉय कर पाओगे। सारी चीज़ें बिल्कुल मस्त हैं, आप लोगों को प्रॉब्लम के बारे में पता ही नहीं चलेगा। तो प्रॉब्लम आना एक नई अपॉर्चुनिटी है कुछ नया लर्न करने के लिए। तो ऐसे देखना स्टार्ट करो तो ज़िंदगी जीने का मज़ा ही आएगा आप लोगों को। तो ये सारी चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं। थोड़ा सा एक्सरसाइज, थोड़ा सा योगा अपनी लाइफ में इंक्लूड करो, थोड़ा पानी ज़्यादा पीना स्टार्ट करो, नींद ठीक लो, एक्सरसाइज करो, पढ़ने में मज़ा आएगा और लंबे समय तक चीज़ें याद भी रहेगी, ठीक है। आज की डेट का लेक्चर कैसा लगा फीडबैक जरूर देना। अच्छा बुरा जैसा भी लगता हो बता दिया करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बुरा भी लगे तो बुरा बोला करो यार, उसमें थोड़ी ना कोई दिक्कत है। और बाकी मेरे साथ में आप लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर कनेक्ट रह सकते हैं। कोई पर्सनल बातें आप लोगों को शेयर करनी है जो पब्लिकली नहीं कर सकते हैं तो इंस्टाग्राम या फिर आप लोग यहाँ पर studyloverveer@gmail.com पर आप लोग बोल सकते हो। बाकी इंजॉय करते रहो, अपना ध्यान रखो, तो इसी तरीके से आगे बढ़ते रहो लाइफ में। पॉजिटिव नेचर के साथ में जितना आगे बढ़ोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आप लोगों को आएगा, और जितना नेगेटिव रखोगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों की ज़िंदगी बिगड़ती नजर आएगी। आपके पास में चॉइस रहती है हमेशा, अपने आप को खुश रहना है फिर दुखी रखना है। देखिए पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है, अब रो रो के कर लो चाहे खुश रह के कर लो, आप लोगों के पास में चॉइस है। करना तो ही है तो क्यों ना खुश रह के करो यार, जब करना ही है तो रो के भी करना है, खुश रह के भी करना है, तो टेंशन क्यों फालतू में पाले हुए हो। कुछ नहीं हो रहा है तो देखो सोल्यूशन क्या निकलेगा, जो हो रहा है उसको और बेहतर से बनाना है तो क्या उसके लिए क्या सोल्यूशन निकलेगा। तो सारी सीधी सीधी सी बातें होती हैं, पता नहीं क्यों कॉम्प्लिकेटेड बनाते रहते हो। तो ज़िंदगी को एंजॉय करते रहो और आगे बढ़ते रहो। हाँ, एक और बात जो मैं बेसिकली बोलना चाह रहा था,
कई बार आप लोगों को बेसिकली वीडियो दिखाई नहीं देती है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पर सारी चीज़ें आप लोगों को टाइम से मिल जाती है, या कम्युनिटी टैग में जाकर लिंक को चेक कर लिया करो, ठीक है, तो वहाँ पर चीज़ें मिल जाती है। तो कन्फ्यूजियाना नहीं है, चीज़ों को ढंग से लेकर चलो थोड़ा सा, ठीक है, इंजॉय करते रहो और आगे बढ़ते रहो। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर द डे। अच्छे से इंजॉय करो और बताना आज का दिन कैसे यूटिलाइज करा है और कल का कैसे यूटिलाइज करने वाले हो, शाम तक उसका प्लान भी बना लेना, ठीक है। पर वो तब बनेगा जब आज का ढंग से यूटिलाइज करोगे, है कि नहीं। तो अच्छे से मिलो यार, नेक्स्ट डे में जोश के साथ में, एनर्जी के साथ में, लगे कि हाँ शेरों से मिल रहा हूँ। तो मेरे शेर और शेरनियों, पूरा अच्छे से दिन को यूटिलाइज करो। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।